हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक हो गया? हमारे पिताश्री भी ठीक है, तो ठीक है, सब कुछ रिकवर हुआ है। हम्म, ये पहला सेशन है एनवायरमेंट इकोलॉजी का, जो कोर्स शुरू होना था आई थिंक 4 तारीख से, तो आज से ही शुरू हुआ है वो, क्योंकि थोड़ा मतलब हॉस्पिटल में था तो टाइम ज़्यादा लग गया मुझे डिस्चार्ज कराने में। सो अब ठीक है, मतलब मैं क्लास ले पा रहा हूँ, मतलब मैं अपने होश में हूँ, मतलब ऐसे कि भाई पढ़ा पाऊंगा आप लोगों को, और आपके 2 घंटे जो हैं क्लास के उनको बेहतर नॉलेज दे पाऊंगा, बस यही है। इसके बाद शाम को एक इंडियन जोग्राफी का कोर्स चल रहा है, जिसमें कुछ 2-3 पिलर्स हमारे हो गए हैं। एग्रीकल्चर वाला जो थोड़ा सा 28-29 के आसपास, 27 को आई थिंक, वो भी आज से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, खैर यहाँ तक की कहानी तो सर जो है वो ठीक है। क्या कर दिया तुमने कमेंट सेक्शन, तभी याद करो तुम। चले तो शुरू करते हैं हम लोग आज की इस कहानी को। मुझे बोलने दो यार मुझे। हाँ, लैगिंग हो रही है क्या? नहीं नहीं, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यार एक तो क्या है ना, साल में मैं सिर्फ 2 बार ही कोर्स लेके आता हूँ। साल में सिर्फ 2 बार। 2 बार मतलब एक तो ये है टाइम जो सितंबर अगस्त सितंबर के आसपास, और एक फेब मार्च में एक बार आपको ये कोर्स मिलेगा। इसके अलावा एनवायरमेंट इकोलॉजी नहीं मिलेगा आपको। पर इस कोर्स की शुरुआत करने से पहले मैं बहुत चीज़ें क्लियर करूंगा। कल कौन नहीं आया वैसे? आज तो आ गया ना, नया कोर्स शुरू हुआ है तो मैं देखने तो आ ही जाता हूँ, फिर बहुत काम कठिन हो जाता है, 2 दिन के बाद तकलीफ होती है, तकलीफ बोर हो जाता हूँ मैं फिर उसके बाद में। हाँ, तो भाई मतलब जिसे कंटिन्यू आना है ना, मतलब वही बैठना आज से भी, मतलब टाइम मत खराब करना, क्योंकि दुख दर्द कष्ट पीड़ा हर दिन होगी इस क्लास में। बट मैं ये जरूर कहूँगा कि 40 होगी, 40 प्लस जो भी सेशन होंगे, उसके बाद आप कुछ नए बन के निकलोगे, ये मेरी जवाबदारी, मेरी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कोर्स, इसमें सारी चीज़ें ऑफकोर्स कवर कराऊंगा मैं। आज की जो क्लास है उसको तो आपको बता देता हूँ कि आज हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको एक कहानी समझ उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले तो आपके बेसिक दुख दर्द होते हैं, बेसिक दुखों को जो है बेसिक दुख क्या कि मैं नया हूँ, मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, इस क्लास में समझ कि नहीं, और नया हूँ, कौन सी किताब है मेरे की नहीं, सारे दुख है सर। तो बेसिक को हम लोग मिटाएंगे, ताकि उसका रीजन है मैं आज 10 मिनट देना ज़्यादा पसंद करूँगा। हर क्लास में आके वो मेरा डाउट पूछोगे तो फिर टाइम खराब होता है, इसलिए अच्छा है कि आज ही सब हो जाए, किताब और ये जो भी दुख दर्द है। उसके बाद एनवायरमेंट ऐसा एक सब्जेक्ट है जो आपको कभी समझ नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ इसका अंत है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या आते हैं। इसलिए सेकंड वाला जो पार्ट है हम थोड़ा सा हमारे सिलेबस के हिसाब से उसको किस तरह से पढ़ेंगे, और पीवाईक्यू के हिसाब से उसको थोड़ा सा मैं ऑब्जर्व करवाऊंगा विद प्रूफ्स। क्या होता है, कोई चीज़ को जब हम पढ़ते हैं, गलती आपकी नहीं है, मतलब हमारी कभी गलती नहीं होती, मन की थोड़ी सी ऊपर नीचे गलती हो जाती है, तो जब कोई चीज़ हम कर रहे होते हैं तो उसका एक प्रूफ दिख जाता है सामने कि हाँ ऐसा हुआ है, होता है, तो थोड़ा सा मतलब मन बह जाता है कि भाई सही जाना है मुझे। इसलिए मैं थोड़ा एनवायरमेंट एज हमारा जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा आपके लिए आसान कर दूँ, कि आज ही के दिन मेरी आपसे पूछूं कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू आप आराम से बता दोगे कि सर ये 4 से 5 पिलर्स हैं, पूरी क्लास इसमें घूमने वाली है। ठीक है, फिर मैं छोटा सा टेस्ट भी ले लूंगा, मैं रैंडम कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, और वो क्वेश्चन को देख के आपको बताना है कि किस पिलर का क्वेश्चन है, एनवायरमेंट हमारे सिलेबस में किस हिस्से से आया है। क्योंकि यदि ये आइडेंटिफिकेशन आप करना सीख जाते हो तो हर दिन न्यूज़पेपर में आने वाली चीज़, वो एक सवाल करना न्यूज़पेपर में क्या पढ़ें, तो आपको पहले समझ आ जाएगा आज सिलेबस थोड़ा सा। और सिलेबस आपको बेसिक पता है कि लिखते कुछ और है, देते कुछ और है, तो हम इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सिलेबस बनाएंगे नया। जी हाँ, ताकि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो तो आपको कंटेंट दिमाग में बैठ जाए कि ये वहाँ काम आ जाएगा। और ये जो अभी आ रहे हो 10:11 पे, रहने दो, क्यों परेशान हो रहे हो? हाँ, ये तो वैसे ही आ गए थे पहले वाले, हालचाल लेने आए मैं। आप कैसे आ गए इतनी लेट? भाई टाइम से आया करो, क्लास जो 10:05 का समय तभी आया करो जो है। हाँ, ऐसे आते तो ऐसे तो आया करो, 10-11 मिनट लेट आ रहे हो यार आप लोग। तब तक तो रिश्वत ले ली जाएगी ऑफिस में, आपके आने से पहले आ रहे हैं आराम से। खैर, तो मैं वही कह रहा था कि बेसिक दुख दर्द जो है वो ज़्यादा 10 मिनट इसमें लगेगा, इसमें कम से कम आधा घंटा चला जाएगा, 40-45 मिनट इसमें लगेगा, क्योंकि ये मेरा मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली। इससे आप पूरे सब्जेक्ट पर ना कमांड बना पाते हो, जो पढ़ रहे होते हो तो होश में रहते हो कि भाई चल क्या रहा है मेरे जीवन में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, फिर हमारे हम बेसिक एक एक पिलर के हिसाब से पढ़ना शुरू कर देंगे, मतलब पहला पिलर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं दुख जो है आपके बेसिक वाले जो मतलब नॉर्मली होते हैं, वो कौन से दुख होते हैं वो आई थिंक सबको पता भी होगा। जैसे स्टक हो गया, आवाज़ आ रही है? आ रही है क्या? बीच में जरा ऐसे रुक जाए तो घबराना मत ना कि मेरे जीवन में क्या हो गया, ये सब कुछ चला गया। हाँ, अच्छा ये जो स्टक लिखते हैं ना, ये भूल भी जाते हैं कि अच्छा हो जाए तो लिख दूँ कि हाँ ठीक हो गया सर। सबसे पहला दुख होता है कि सर जी वो कोई बुक है क्या, बता देते हो थोड़ा सा कि बुक कौन सी खरीद लूँ। पहला सवाल क्लास में पैर रखते थे किताबों के साथ में कदम रखूँगा। ये करंट अफेयर्स का जो नहीं समझ आता मेरे को क्या पढ़ना है, कुछ होगा क्या इसमें, ये करंट अफेयर्स अक्सर हुआ परेशान हो जाते हो, एमसीक्यूज कहाँ से लगाऊँ? मैं तो नया हूँ, मैं तो नया हूँ। जी हाँ, तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? ठीक है, रहता है ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं हूँ तो मेरा कैसे का नोट्स का एक दुख होता है, आप लोगों को होता है कि नहीं होता? फिर अभी पहले दिन से कि आज ही मेरे को ना आप मेंस की आंसर राइटिंग करवा दो, मेंस की आंसर राइटिंग करवा दो, अभी पहले दिन चाहिए मेरे को। और हमसे तो रिवीजन भी नहीं होता, और मेरा मीडियम का एक दिक्कत है कि मैं तो इस मीडियम का हूँ, और मेरे से तो रिवीजन भी नहीं होता। खाना खाना आता है? खाना खाना देखो आपने, मतलब यही है सवाल, बुक है, करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज है, नया हूँ, मेरा क्या होगा, नोट्स मेंस। मैं इसलिए आज 5-10 मिनट देना चाह रहा हूँ कि आगे हम बिल्कुल सीमलेसली पढ़ते जाएं। और डाउट आपकी नहीं, गलती आपकी है नहीं, मेरी गलती, मेरी गलती है, तो आप तनाव मत लीजिएगा। मैं भी यदि पहले दिन आऊंगा तो कोई सवाल आएंगे मेरे दिमाग में, इसलिए मैं चाहता हूँ पहले दिन क्लियर हो जाए। खैर, अभी मैं सब कुछ बता रहा हूँ। ये तो होगा कहानी, एक अलग प्रकार का छात्र है क्लास में, उसे ये सब मोह माया है सर, एक नेक्स्ट लेवल की कहानी मैं बताता हूँ। एक बात बताइए सर कि जो पिछला कोर्स जो था आपका, पिछला जो कोर्स था आपका, उसमें जो उसमें तो जो है 45 सेशन थे, एक्स सेशन थे, और इसमें तो मेरे को 27 ही दिखते हैं। ये एक अलग डाउट है, ठीक है।
दूसरा अलग जोन, पीडीएफ का क्या करूंगा मैं, पीडीएफ लूं कि नोट्स लूं कि वो अलग अलग एक्स और वाई नाम की किताब ले लूं, काफी प्रसिद्ध जो किताब है, ये अलग जोन की कहानी, ये कोई काम के डाउट नहीं है, मेरे डाउट देखो बोले। जी हाँ, तो आप बेफिक्र रहिए, अब मैं आपको अगले 10 मिनट में आपका सब सही चीज कर दूँ, सारी चीज़। देखो पिछले 4 से 5 साल के आप पीवाईक्यू जब ओपन करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी, चीज़ें बहुत करंट अफेयर बेस्ड हो गई हैं, चीज़ें बहुत अपडेटेड हो गई हैं। तो यदि कोई किताब लेके आप पढ़ना चाहोगे एनवायरनमेंट, 1 या 2 क्वेश्चन से ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होंगे आपसे, मैं आपसे पहली बात कह रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल सत्य, यहाँ किसी किताब को सवाल उठाने भी नहीं बैठा हूँ, ठीक है? किसी किताब को सवाल उठाने नहीं बैठा हूँ। वो बुक्स आपका एनवायरनमेंट एज़ अ बेसिक स्टैटिक पोर्शन कवर कर देगी, बट पिक्चर जो है बहुत बदल गई। उदाहरण के तौर पे एक बुक जब लिखी जाएगी तो पॉल्यूशन के नाम पे पॉल्यूशन क्या होता है, ये सब क्या होता है, इंडस्ट्री के कौन-कौन से पॉल्यूटेंट निकलते होंगे। लेकिन अब मान लीजिए वो बुक इस साल अपडेट नहीं हुई या नहीं हुई, तो अब इस साल मान लीजिए सेमीकंडक्टर उद्योग न्यूज़ में थे काफ़ी ज़्यादा कि हमारे भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज या चिप मैन्युफैक्चरिंग, तो उससे उठा के उन्होंने सवाल पूछा कि उसमें कौन-कौन सा प्रदूषण निकलता है। फिर बैठे हम। अब हम किताब से और उसमें तो इकट्ठे हो जाएँगे। तो एक बात अपने दिमाग में क्लियर रखना कि भाई मुझे आज की क्लास में सर जो पिलर्स बता रहे हैं वो पिलर अच्छे से समझ लूँ, पीवाईक्यू से देख के अंदाजा लगा लूँ और मेरी नज़रें ना हमें खुली रखनी है। देखो स्टैटिक हुआ, पुराना हुआ, ये बाकी चीज़ें याद करने वाली अपडेट है, वो सब मैं बता दूँगा, लेकिन आप जो मेहनत करेंगे किताबों से अच्छा है, आपको लगे जो भी कोई बुक कोई खराब नहीं, आपको जो करना है 10 खरीद लो आप, पर मैं जो कहूँ वो उस पे काम कर लेना। सबसे ज़्यादा आपको काम आएगी सर क्लास, पहली बात क्लास। क्लास ही एक सत्य है जीवन का, इसको आप पढ़िए और जितना हो सके कोशिश करें क्लास मिस ना, क्योंकि क्लास में जो चीज़ें याद आएँगी उससे बहुत आपका बेनिफिट हो जाएगा। पहली चीज़ ये बात याद रखना। मैं यदि आपसे आप दिमाग में कि कौन-सी किताब लूँ, तो आप कहना किताब ना लूँ, क्लास लूँ, ठीक है? किताब ना लूँ, क्लास ले लूँ मैं। लगे तो इसकी रिकॉर्डिंग देख लूँ, तो पहला काम आप ये करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसी के साथ मैं मर्ज करूँगा, जब आप पढ़ें, मैं जब भी कुछ पढ़ाऊँ आपको, तो आप अपने शब्दों में एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर साथ में बनाते चलें, ठीक है? मतलब ये आपका पेज है ना, तो इधर इतनी मार्जिन छोड़ के, जहाँ मार्जिन छोड़नी हो आपको, ऊपर छोड़ना हो, यहाँ छोड़ना हो, क्लास के रनिंग नोट्स ज़रूर बनाते चलें आप, ठीक है? आपको लगे तो एक रफ पेज और रख लो साथ में, रफ कॉपी रख लो। 2-3 बार बोलता हूँ मैं किसी भी चीज़ को, उसको लिख-लिख के वहीं खत्म करो काम, चीज़ें वहीं खत्म करो। ठीक है? तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बुक रेफर करने से पहला काम है आपका क्लास रेफर करिए। क्लास 1 मिनट में रिफ्रेश करके शायद अब ठीक हो जाए। तो बुक रेफर करने से पहले आप क्लास को रेफर करें। जब आप क्लास रेफर कर रहे हो तो ये नोट्स में ध्यान रखें, मैं फिर कह रहा हूँ, बार-बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को थोड़ा-सा ध्यान देना, थोड़े बहुत शॉर्ट नोट्स, क्लास के नोट्स, उससे क्या होता है थोड़ा मन लगा रहता है क्लास में। नहीं तो आप थोड़ी देर बैठोगे ना, भाई साहब 2 घंटे नहीं बैठा जा सकता, जब तक कि कोई 2 करोड़ सामने ना रखे। आप नहीं बैठ सकते, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। जी हाँ, तो इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि थोड़ा क्लास में जब बैठो तो थोड़ा एक्टिव रहना, चाहे रफ में लिखना कहीं भी, ये थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर वो अनअकैडमी के नोट्स हैं, कोई भी आपकी कोचिंग के नोट्स, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या वो अभी फिलहाल मेरे करंट अफेयर्स को या उस चीज़ को याद करा पा रहे हैं क्या वो नोट्स? नहीं। मुझे जो चीज़ याद कराई वो क्लास कराई, इसलिए क्लास ज़रूरी है। फिर आप देखेंगे कि जो क्लास में आपने याद किया वो ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है, तो आपको लगता है तो आप उसको रीड रीड कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो किताबों में मत अभी खर्चा करना भैया, थोड़े दिन आप तो क्लास पे खर्चा करो, क्लास में आओ, समय पे खर्च करो, वहाँ क्लास के समय पे खर्च करो। नेक्स्ट पॉइंट है करंट अफेयर्स। पिछले महीने उसके पहले भी मेरे वीकली सेशंस चलते थे, तो लास्ट मंथ में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुई हैं चीज़ें, बट ये मैं आपको इतना तो कह रहा हूँ कि ये मेरे पे छोड़ दो, मैं हर वीक का वो आपको पूरा अपडेट करा के दे दूँगा। ठीक है? तो वो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, शायद मेरे चैनल पे ना भी मिले तो अनअकैडमी के किसी चैनल पे मिल जाएगा, जो भी होगा मैं आपके संपर्क में रहूँगा। शरीर में चला तो जाएगा करंट अफेयर्स। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं लगा कि ये घूमूँ और देखिए गाइस, अब सर ने कह दिया है तो अब हम तो जो है मैं तो करंट अफेयर्स बनाने वाला नहीं हूँ। कि सर की क्लासेस देखते रहें। भाई ब्लॉग बाद में बना लियो, पर मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये करने से अच्छा है तुम थोड़ी देर न्यूज़पेपर उठा के अपनी जो रूटीन है, अपना जो करंट अफेयर्स का रूटीन है वो चलने दो। ठीक है? कि आओ पढ़ें 26 घंटे, ये दुनिया, ये घड़ी सब गलत है, मेरी घड़ी सही है। एक दिन में कैसे पढ़ें 26 घंटे, 25 घंटे सोएँ, 1 घंटे ब्लॉगिंग करें, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं गाइस। सो थोड़ा-सा ध्यान दें, करंट अफेयर्स जो आपका रूटीन है वो चलने दो, बट वीक में क्या काम की चीज़ें वो मैं कवर करा दूँगा आप लोग को। ठीक है? आई बात समझ में? वहाँ करा दूँगा या स्पेशल क्लास के नाम पे करा दूँगा, बट जहाँ भी वो वीकली वाला हो, आप प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है? और उसको गलती से ये मत समझना कि वो फ्री वाला कंटेंट है तो काम का नहीं है, ये नहीं। पूरा मेरा तन, मन, धन सब जा रहा है उसमें। सो आप बेफ़िक्र रहिएगा। तो ये मेरे पे छोड़ दो। एमसीक्यू इसका जो गुणगान है, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी से थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ मैं। तो इसमें जो मैंने आज आपको बताया कि आज हम हमारी क्लास में पूरा पूरा सिलेबस को दोबारा बना लेंगे हमारा। तो जब एक-एक पिलर एंड हो जाता है ना, तो मैं पिलर एंड होने के बाद क्लास में ही पीवाईक्यूज़ करा दूँगा। मैं शीट्स दे दूँगा आप लोगों को, बट वो क्लास में करवाऊँगा क्योंकि एनवायरनमेंट में थोड़ा ना कॉन्सेप्ट से ज़्यादा चीज़ें याद भी करनी होती है, तो मैं क्लास में इसे सॉल्व करवाऊँगा। तो एमसीक्यूज़ क्लास में होंगे, बट वो कब होंगे जब एक पिलर हो जाएगा। जब 5 से 6 पिलर बनेंगे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर 10-15 दिन में 1-2 सेशन ऐसे होंगे जिसमें सारे एमसीक्यूज़ हो जाएँगे और उसके बाद वीक में या 10-12 दिन में एक-एक टेस्ट जो नॉर्मली होना है प्लस का, वो तो होता रहेगा। ठीक है? मैं नया हूँ, मेरा क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा आपका, सिर्फ पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन जो है मैंने इसलिए लिखा है कि सर ज्योग्राफी मैंने पढ़ा नहीं है, तो मैं क्या एनवायरनमेंट पढ़ लूँ? तो देखो यार, मैं तो यही कहता हूँ कि ज्योग्राफी तो पढ़ना पड़ेगा, तब एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कि नहीं, मेरा तो सब्सक्रिप्शन एंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ मैं, कर लूँ, मैं पढ़ा दूँगा, मैं याद भी करवा दूँगा, सब हो जाएगा। कुछ-कुछ 1-2 जगह क्लाइमेट चेंज वगैरह में दिक्कत होगी, 1-2 टॉपिक में तो संभाल लेंगे। ठीक है? हाँ, तकलीफ वही कह रहा हूँ मैं, तकलीफ तो कहाँ होती है? जी, तो आप नहीं पढ़ा तो कर लीजिए, बट मैं मानता हूँ मेरे से यदि कोई पूछेगा तो मैं कहना चाहूँगा कि एक बार ज्योग्राफी को जियो, उसके बाद एनवायरनमेंट पढ़ो। जिनको 1-2 साल बाद देना है पेपर, आज ही सब्सक्रिप्शन ले लिया और पढ़ना है, तो आज एनवायरनमेंट समझ शुरू करो। टेक योर टाइम, आप पहले ज्योग्राफी आराम से पढ़ो, ये फरवरी-मार्च में आएगा तब कर लेना। जिनको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, सपने मत सजाना फेब-मार्च का, वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए यही वाला कोर्स है। ठीक है? नोट्स का मैंने आपको बता दिया कि क्लास में रनिंग नोट्स बनाने हैं, साइड में जगह छोड़ के, कल को उस जगह में कोई करंट अफेयर्स आता है, उससे रिलेटेड तो वहीं का वहीं अपडेट कर दो। कोई किताब वगैरह पढ़ ली, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ लिया, जो भी नई इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड आई है। लेट्स अज्यूम कि टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ रहे हैं आप, टाइगर के बारे में पढ़ा, फिर कुछ एक नई चीज़ आ गई, टाइगर के बारे में पता लग गया, कोई एक सॉफ्टवेयर आ गया उसके डेटाबेस को रखने के लिए, तो वहीं का वहीं अपडेट कर लिया कि जब भी मैं उसको रिवाइज़ करूँगा टाइगर, तो टाइगर के साथ मेरा टाइगर भी अपडेट हो जाएगा। ऐसे मेंस की आंसर राइटिंग का ढोल जो है उसका क्या होगा? देखो भाई, सीधी-सी कहानी है, यहाँ दिक्कत उन बच्चों को होगी जिन्होंने ज्योग्राफी कम पढ़ा, क्योंकि एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और आपको एंड करना होता है डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ। तो ये तीनों के साथ रहेगा, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके पीवाईक्यूज़ रहे होंगे, टॉपिक वाइज़, वो मैं प्रोवाइड कर दूँगा, पीवाईक्यूज़ के मॉडल आंसर्स, जो कि आजकल मैं ज्योग्राफी वगैरह में भी कर चुका हूँ। कुछ बच्चे शायद एनवायरनमेंट में काफ़ी दिनों बाद आए हों, मैं आपको बता दूँ, मोस्ट रिसेंट जो ज्योग्राफी के कोर्स मिलेंगे आपको, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें मैंने मॉडल आंसर्स भी दिए हुए हैं पीवाईक्यूज़ में, तो उन रिसेंट कोर्स में एनरोल करके उनके अपडेट सेक्शन से आप लोग भी डाउनलोड कर लेना। प्रीलिम्स की भी प्रैक्टिस शीट भी दी हुई है, प्रैक्टिस शीट मतलब जो पीवाईक्यूज़ हैं टॉपिक वाइज़, प्लीज़ आप अपने लेटेस्ट कोर्सेज़ को एनरोल करके ज्योग्राफी उनमें से आप निकाल लीजिएगा। उसमें से मॉडल आंसर्स भी हैं, वो भी निकाल लीजिएगा, तो वो जिनको बहुत दर्द होता है आंसर राइटिंग लिखने में, वो बहाने खत्म हो जाएँगे। वो ठीक है, मतलब आप उसके भरोसे आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। जिन्हें नहीं पता मैं आपको मैंने कहा बता दूँ। सो मेंस की आंसर राइटिंग इसी कोर्स में मैं पैरेलली करा दूँगा आप लोगों को। सारे जितने भी पीवाईक्यू हैं, सारे मॉडल आंसर्स के साथ बीच-बीच में सेशंस ले लूँगा आंसर राइटिंग चेक करने के, जब होगा मैं सब बता दूँगा। रिवीजन
आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लास देखने के बाद बहुत ज़्यादा खा लेना है और फिर सो जाना है, क्योंकि रिवीजन सर कर लेंगे। अपने लिए रिवीजन का कोई काम नहीं है। भाई मैं आपको जो लिखने को कह रहा हूँ ना कि शॉर्ट आप क्लास में बना लेना, वो इसलिए कह रहा हूँ कि सोने से पहले उसको आप रिवाइज़ कर सको या क्लास में आने से पहले थोड़ा-सा उसे आप देख सको, तो रिवीजन करना पड़ेगा। हर दिन का दिन उसी दिन करें आप, ठीक है? क्योंकि टेस्ट वेस्ट होगा तो एटलीस्ट आप कम से कम कर पाएँ। और वैसे भी मैं पोलिंग से थोड़ा पूछता रहूँगा, तो वो रिवीजन करा भी दूँगा मैं थोड़ा बहुत। मैं मीडियम का हूँ तो मेरा हिंदी का क्या होगा और इंग्लिश का क्या होगा? देखो क्लास तो बिल्कुल ऐसी चलेगी कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप किस मीडियम के हो, हिंदी के हो कि इंग्लिश के हो। बिल्कुल दोनों शब्दावलियाँ अपन बोलेंगे कि मतलब मैं इको टोन भी बोलूँगा तो संक्रमिका भी बोल दूँगा, उस चीज़ से आप बेफ़िक्र रहिएगा, ठीक है? लेकिन कंटेंट जो है वो कुछ पीडीएफ्स आपको ऐसे हिंदी में भी मतलब दोनों बाइलिंगुअल में भी मिल जाएँगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट एनवायरनमेंट में मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो रहेंगी वो समझने वाली भी होंगी, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हिंदी की मैं आपकी मदद कर दूँगा। सो उस चीज़ से आप बेफ़िक्र रहिए, ठीक है? क्या कह रहे हैं सर पढ़ाइए आप जाइए मैं तो कह रहा हूँ, परेशान मत होइए आप। हाँ जी, आप जाइए, परेशान बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि ये आप वो भी भूल गया यार बताना। यार इस क्लास में आए हो ना तो मेरे हिसाब से चलेगी। आप सोचो कि सर जो है मेरे हिसाब से चल रहे हैं, सर ये कर दें, तो वो आपको जैसा लगे। आप स्वतंत्र हैं, जहाँ जाना चाहें आप वहाँ पढ़ें और वहीं पढ़ें जहाँ आपके हिसाब से फिर क्लास चले। ठीक है? तो यहाँ तो भैया जब आ गए हो तो अपने हिसाब से पढ़ना। आई बात समझ? जी। और अब गलती तो आप कर दी, गलती से डाउट वाउट मत पूछना, नहीं तो फिर मैं यही कहूँगा कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपसे। तो वही मैं है ना, तो थोड़ा शांति से। ये वो डाउट्स हैं और आप समझिए या हमारा ही सबका टाइम बचाएँगे क्योंकि ये क्वेश्चन हर दिन आते हैं। तो एटलीस्ट हम बोल पाएँगे कि भाई फर्स्ट क्लास जाके देख लीजिए, ठीक है? खैर, अब ये जो कुछ डायमंड्स हैं क्लास के जिनके ये डाउट आते हैं कि 45 सेशन थे, इसमें 27 है क्या इसमें? इस चीज़ों से बाहर निकलना है क्योंकि ये ज़रूरत के आधार पे सेशंस में ऐड भी करा देता हूँ, ठीक है? पीडीएफ और नोट्स पीडीएफ अवेलेबल है, इसमें मिल जाएँगे लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ क्लास और रनिंग नोट्स पे ज़्यादा काम करें, चीज़ों को याद करें, इन चीज़ों पे फोकस करें, ठीक है? ये बेसिक डाउट्स हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो डायमंड ही तो है और क्या है? आगे पढ़ाइए मुझे। ब्लॉक करना ही नहीं, मेरे ब्लॉक करने से स्वभाव थोड़ी बदल जाएगा व्यक्ति का। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहली चीज़ मैं थोड़ा सिलेबस का आपको एक पैटर्न बताता हूँ कि सिलेबस में लिखा क्या है इन्होंने। पर मैंने फिर कहा ना कि कुछ होता नहीं है ऐसे सिलेबस से, वो अपने को अपना सिलेबस डिकोड करना पड़ेगा। जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम में आप जाते हो ना तो लिखा रहता है देखना है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। पेपर देख लीजिए आप 3 साल पुराना अभी तक। दैट इसको हटा दीजिए मेरी नज़रों में, तुरंत अभी हटा दीजिए। लगेगा बेसिक ज्ञान चाहिए सर। करंट अफेयर्स ऐसा बस लिख दिया है। प्रीलिम्स के नाम पे 2-3 लाइन मिलेंगी आपको। मेंस की लाइन में 2 जगह दिखता है। जीएस पेपर 1 में भी दिखेगा, जीएस पेपर 3 में भी दिखेगा। पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। बट मैं आपसे कह रहा हूँ ये कोई काम नहीं। इसलिए थोड़ा 10-15-20 मिनट में लूँगा और उसके हिसाब से मैं फिर आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटीज़ यदि मतलब ले सको, इनफैक्ट डाउनलोड कर सको तो कर लेना। अभी मत पढ़ना कोई भी। कोर्स एंड हो जाएगा ना तब की कह रहा हूँ कहीं नोट डाउन कर लीजिए। आपका पहला पेज होगा ना तो नोट डाउन कर लीजिए आपको। एनसीईआरटी का जो 12th क्लास की बायोलॉजी वाली किताब है, बायोलॉजी वाली जो किताब है, उसका 14-15 जो चैप्टर्स हैं, लास्ट वाले जो कुछ चैप्टर्स मिलेंगे आपको इंडेक्स में एक बार चेक कर लेना। आखिरी के 3-4 चैप्टर्स आपको मिलेंगे। हाँ, वहाँ लिख लीजिए ना, मैं फिर कह रहा हूँ एनसीईआरटी कक्षा 12वीं और बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है, ठीक है? उसको पढ़ना आखिरी के चैप्टर्स। बट सुन लीजिएगा, अभी मत करना, नहीं तो अभी फिर कहोगे मैं पर्वत लगा दूँ, अभी कुछ नहीं। क्लास मतलब पूरा कोर्स एंड हो जाए तब जाके पढ़ लीजिए, ठीक है? क्योंकि अभी मानसिकता अलग है हमारी और अभी समझने ज्योग्राफी का पूरा पर्यावरण समझने का अलग हो जाओगे उसके बाद आप इतना आप करिए, ओके? अभी मत करना बिल्कुल। मतलब मैंने बस आपको बता दिया कि एक वो सोर्स ज़रूर देखिए। अब एक और दुख दर्द है जीवन का, जब आप पीवाईक्यूज़ देखोगे तो कुछ ग्राफ ऐसा दिखता है कि मतलब 15, 10, 15, 12, 15 ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर मिलेंगे। ऑन एन एवरेज मैं आपसे कहूँ तो 15 क्वेश्चन से के आस-पास तो घूमोगे ही घूमोगे आप, ठीक है? एनवायरनमेंट के नाम से प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? आई बात समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? हर साल जब भी आप देखोगे तो इस बात को जो है थोड़ा-सा ध्यान से सुनिएगा, 15 क्वेश्चन के आस-पास आपको हर बार मिलेगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा हर बार जब आप पेपर देने जाओगे 5 क्वेश्चन में हवा भी नहीं लगेगी, कितना ही पढ़ जाओ आप, नयापन दिखेगा। और इसके नाम पे हम लोग पेपर को जज करने लगते हैं कि मेरा क्या होगा? मेरा तो बहुत कठिन है जीवन में, बहुत ज़्यादा समस्याएँ आ जाएँगी। मत करो, 200 में से 200 नंबर नहीं लाने हैं फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है? हाँ, आई बात समझ में? देखो अभी श्रवणी जी को जो है शब्दों का बुरा लग गया हमारे। हम आपसे कह रहे हैं माफ़ी माँग रहे हैं आपसे, अब हम ये कह रहे हैं कि मैं जो पढ़ाऊँ, थोड़ी देर आप उस पे ध्यान दीजिए, मन को शांत करें। जी हाँ, होता है पहली बार हम किसी शिक्षक की क्लास में आते हैं तो थोड़ा-सा बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ एकदम किसी ने मेरे को ऐसा क्यों कह दिया? मैं माफ़ी माँग रहा हूँ आपसे, आप तनाव मुक्त रहिए। थोड़ी देर रुकिए और सब्जेक्ट को बेहतर समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैं इतना समय दे रहा हूँ, नहीं तो मैं पढ़ाता। हो सकता है 2 दिन में चीज़ें इतना पढ़ लेंगे कि मन आपका जो है थोड़ा-सा लगे कि यार बहुत सारा हो गया, बहुत कंटेंट हो गया। थोड़ी देर आप शांति से जो है देखिए और यही जीवन में काम आएगा आपको, है ना? आराम से पढ़िए, टेंशन फ्री रहिए। चलिए इधर आइए सब लोग बाकी ध्यान देंगे। तो ये जो 15 क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप 15 क्वेश्चन पे फोकस ना करें। आप अभी फिलहाल अपने 10 से 11 क्वेश्चन पे फोकस करें, क्योंकि अपने को सिलेक्शन ये दिलाएँ। इन 4 के आधार पे यदि आप मानसिक तनाव लोगे तो कभी पढ़ नहीं पाएँगे, हम ये 10 को भी छोड़ देंगे। तो थोड़ा ये भी ध्यान दीजिए, ठीक है? आई बात समझ में? उन 4-5 सवालों क्योंकि जब भी पेपर आप देने जाओगे तो एक मार्केट में हवा उड़ती है, ऐसी हवा उड़ती है कि वो जो है वो बंदर को कैसे पता कि वो लकड़ी से खाना निकालेगा, उसका अंगूठा है कि नहीं? मतलब अलग-अलग तरह का दिमाग लगा के और टफ था। मान रहा हूँ मैं भी होता तो मेरे से भी नहीं बनता, ठीक है ना? लेकिन वो 8-10 तो बन सकते हैं ना, बाकी के सवाल उसका मैं क्या करूँ? इसलिए पहले आप उस पे फोकस करें, ठीक है? यदि मेरा करंट अफेयर्स ठीक है, मेरा सब्जेक्ट का नॉलेज ठीक है, तो 8 से 10 सवालों पे फोकस करूँ। मैं अभी बाद में क्योंकि वो अक्सर आपको मिलेंगे ऐसे सवाल, ठीक है? स्क्वेरल वाला क्वेश्चन था, बड़ा तकलीफ में था, उसका क्या होगा वो तो? जी हाँ। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा-सा ध्यान दें, ठीक है? सो 10-11 सवाल के हिसाब से जब आप देखेंगे तो और एक चीज़ और आप देख रहे हैं और मैं 8-10 सवाल और जोड़ दूँ ज्योग्राफी के, तो लगभग 20 से 22 सवाल आप 2 सब्जेक्ट से कवर कर सकते हो। तो काफ़ी होते हैं ये। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा दूसरा एस्पेक्ट एनवायरनमेंट का ना देखते हुए जो हम बन सकते हैं उस पे हम फोकस करें, ठीक है? मेंस का ट्रेंड भी बहुत क्लियर है। आप मान के चलना 40 से 50 नंबर के आपको मतलब मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेंगे। पेपर नंबर 3 जो है आपका वो बहुत कॉमनली आपको इसमें क्वेश्चन दिखाई देंगे। बट मैंने कहा है आपसे कि मेंस की आंसर राइटिंग खुद भी करा दूँगा, तो आपको उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है? सो अब सबसे पहले हम थोड़ा सिलेबस को समझ लेते हैं। सिलेबस को समझने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस दिखाऊँगा आपको और उस क्वेश्चंस को देख के आप थोड़ा अंदाज़ा लगाना कि ये कहानी कहाँ जा रही है, ठीक है? क्वेश्चन को पढ़ना और अभी सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन। सुनिएगा मेरी बात, ठीक है? क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ना है। मैं क्यों करा रहा हूँ ये? मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको एक्चुअल में सिलेबस समझ आएगा। अभी पता है सिर्फ क्या है, सिर्फ लाइन समझ आती है कि अरे जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट इकोलॉजी और क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स। कंजर्वेशन एफर्ट्स के नाम पे हमें अभी मैं बोलूँगा तो बस ये निकलेगा, सर हमें हमारी जो जीव-जंतु हैं, उन्हें हमें रोकना है।
बट अब ये तो समझिए कि कंजर्वेशन एफर्ट में क्या-क्या आती है चीजें, वो हमें कभी नहीं समझ आया। इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखें कि हमें क्वेश्चन से हम लोग हमारे सिलेबस को थोड़ा-सा एक आइडिया लग जाएगा। सो मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन देख के घबराएँ ना, क्वेश्चन देख के अंदाजा लगाएँगे हम कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में इसकी गिनती होती है एनवायरनमेंट कि यदि आप इंग्लिश में तो लिखा ही है, मैं थोड़ा-सा बाइलिंगुअल में समझा देता हूँ ताकि हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत ना हो। इफ यू वॉक थ्रू कंट्री साइड यू आर लाइकली टू सी सम बर्ड्स, मतलब कभी आप नॉर्मली आपने अपने शहरों के आस-पास, गाँव के आस-पास जब घूमे होंगे तो आपने देखा होगा ना कि जो पशु है, कैटल्स हैं, गाय, भैंस वो चल रही हैं। घास को जो है घास खाने में अपने रास्ते पे चल रही हैं। लेकिन उसके पीछे-पीछे कुछ बर्ड्स, इंसेक्ट्स को पकड़ने आते हैं। देखे होंगे आपने, पक्षी भी आस-पास घूमते रहते हैं। अब वो आपसे पूछता है इसमें कि वो पक्षी एक्चुअल में क्या है? देखो कितनी कॉमन चीज़ है, देख लिया क्वेश्चन आने के बाद। ये तो कई बार बचपन से हज़ार बार देखा होगा लेकिन ध्यान नहीं देते ये है क्या? पेंटास्टॉक है वो कि कॉमन मैना है कि ब्लैक नेक्ड क्रेन है, ठीक है? ये बहुत ही मतलब और इस तरह के सवाल बेसिक वाली जो आते हैं ना, जो अवेयरनेस वाले वो अभी तक आ रहे हैं। बहुत पुराना सवाल है ये कहने के लिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मतलब 4-5 साल पहले भी मिलेगा आपको सवाल, लेकिन अभी तक ये आते हैं। अब ऐसे एक दिन में सॉल्व नहीं होते, लेकिन इससे आपको समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन से हमें थोड़ा-सा स्पीशीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि बचपन से हमें एनवायरनमेंट के नाम पे पता क्या होता है कि मेरा बेटा तो शेर बनेगा। जी हाँ, बिल्कुल। तो हमें सिर्फ शेर याद होता है, बच्चा एलिफेंट बन गया। समझ रहे हो? एलिफेंट एक याद हो जाता है। 2-3 पक्षी गिने होते हैं, पैरट पता होता है ग्रीन कलर के नाम का। तो 3-4 बस, ज़्यादा से ज़्यादा गेंडा याद रहता है, वन हॉर्न राइनो, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जब इस तरह के आप ये पढ़ोगे, तो इनको पढ़ने के बाद ही समझ ही नहीं आता। लेकिन नॉर्मली जब हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में थ्रू आउट 10-15 दिन आगे के, देखेंगे कि ब्लैक नेक्ड क्रेन यार ये एक बर्ड होता है। अब जब तक बर्ड नहीं समझोगे आपको समझ नहीं आएगा। तो ब्लैक नेक्ड क्रेन जब आप पढ़ेंगे, जब मैं स्पीशीज़ आपको याद करवाऊँगा सारी, तो उसमें आपको समझ आएगा। फिर इसका हैबिटेट भी सीखेंगे हम कि अरे यार ये ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है ये तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख के ठंडी जगहों में मिलता है, पहली चीज़। ठीक है? पेंटेड स्टॉर्क जो है ये भी मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो इसकी इमेजेस दिखाऊँगा कि यार ये मछलियाँ खाता है, फिशेज़ पे रहता है ये। ठीक है? कॉमन मैना ये बचता है बस। अब आप खुद सोचो कि वो कह रहा है और ग्रास खाते समय वो कुछ बर्ड्स, इंसेक्ट्स पकड़ रहे हैं। अब वो गाय भैंस हिमालय में क्या करेगी? पर्वतों पे। तो जब वहाँ गाय भैंस ही नहीं है तो ये ब्लैक नेक्ड क्रेन इधर तो नीचे नहीं मिलेगा। तो आपको इस तरह से लॉजिक लगा के आंसर्स लगाने रहते हैं कहीं। पेंटेड स्टॉर्क, बात आप ज़मीन की कर रहे हो, लेक्स में कहाँ चले जाओगे आप? लेक्स में कैसे चले जाओगे? कॉमन मैना ही है वो जो इस चीज़ को दिखाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे एकदम से याद नहीं होंगे आपको। पूरे भारत की आपको स्पीशीज़ इस तरह की पता होनी चाहिए और मैं यही कराऊँगा। 10-15 दिन लूँगा ना मैं, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। उदाहरण के तौर पे कि जब मैं नॉर्थ ईस्ट का एनवायरनमेंट ले जाऊँगा आपको नेशनल पार्क्स वगैरह में ना, तो मैं आपको बताऊँगा कि यार मानस नेशनल पार्क में बंगाल फ्लोरिकन है, रूट टर्टल होता है, स्पिड हेयर होता है, लंगूर होता है, ठीक है? ये बंगाल फ्लोरिकन आपको पता ही नहीं है, तो भाई ये बर्ड होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो इस तरह का जब आप पढ़ेंगे धीरे-धीरे स्पीशीज़, तो चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। तब जाके क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट होंगे। 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ मैं। अब देखिए दोबारा आया ये। ब्लैक नेक्ड क्रेन दोबारा आ गया देखो। वही वैसा का वैसे ही बर्ड आ गया। चीता पूछ लिया उसने, फ्लाइंग स्क्वेरल, स्नो लेपर्ड। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बचपन में मैं क्या आप भी होंगे हमारे साथ यही हुआ। मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ते हैं हम। लायन, टाइगर, एलिफेंट के अलावा कुछ स्पीशीज़ नहीं पता है हमें। मैं सही बता रहा हूँ। पर जब ये पढ़ेंगे आप और इंडिया में कहाँ पर कौन-कौन से हैं, क्या हैं, तब आपको लगेगा यार यहाँ पे कौन है। अब देखो कितना क्वेश्चन आसान था कि नेचुरली फाउंड इन इंडिया। तो जब तक आपको स्पीशीज़ का नॉलेज नहीं होगा, एक तो मैं मतलब आप अच्छा ध्यान रखना भटकना मत, नहीं तो अभी फिर एक अभी और टाइपिंग कर दे कि पढ़ाएँगे कब आप। ये मैं आपकी पढ़ाई का हिस्सा शुरू हो चुका है, तो थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ना कि हमें पढ़ना क्या है पहले वो पता होना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, बिल्कुल। तो मैं फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को सिर्फ देखना है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। एक आध क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आपको। अब जैसे ये है, इसका कुछ नहीं हो सकता जब तक कि आपको पता ना हो मैप में या कहीं उसकी लोकेशन में, कि गुमटी कहाँ है, सारामाटी पीक कहाँ है। अब ये ज्योग्राफी मिक्स होके आ गया, बैठे हैं। तो ये भी दिक्कत आ जाती है कई बार। डंपा टाइगर रिज़र्व, फिर इसमें पूछेगा आएगा वो कि अब ये पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब वो कर देगा ज़्यादा से ज़्यादा ओनली 1 पेयर इज़ करेक्ट, 2 पेयर इज़ करेक्ट, 3 पेयर इज़ करेक्ट, 4 पेयर। फिर लोग कहेंगे अरे यूपीएससी ने एलिमिनेशन मेथड हटा दिया और तकलीफ कर दी। अरे भाई ये सीधा पता होना चाहिए, याद है तो ठीक है, नहीं तो बैठे रहो आप। फिर वो क्वेश्चन किसी प्रकार का भी ऑप्शन दे। पता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं होना। ये भी इसको भी गलत कर बैठोगे। मैं तो कह रहा हूँ ना आपसे, पेपर टफ हो गया है आज के टाइम पे। तो वो टफ नहीं हुआ है, वो और थोड़ी क्लैरिटी माँग रहा है कि भाई ठीक से पढ़ के आना। जी हाँ, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन्स आपको और दिखा रहा हूँ, क्योंकि जितना क्वेश्चन देखो उससे आपको अंदाजा लगा। अब जैसे ये है, एक क्वेश्चन ये पूछा था इन्होंने, अगस्त्यामलई जो है, अगस्त्यामलई बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। हिंदी में समझिए, फील करो, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये जो जीव-जंतु पशुओं को हम आरक्षण करके रख रहे हैं, तो उसका एक अगस्त्यामलई करके जगह है। अब वो कह रहा है कि इसके अंतर्गत कौन-कौन आता है? अब पहले तो बुद्धि घूम जाएगी कि अरे अगस्त्यामलई नाम मेरे को तो कहीं ज्योग्राफी के नाम पे भारत के साउथ में दिख रहा है। व्यक्ति साउथ में तो चला जाएगा। साउथ में पता है हमारे बचपन से क्या होता है, या तो तमिलनाडु में, या केरला में है, ठीक है? और या तो कर्नाटक में, या आंध्र प्रदेश, ये चारों में। और फिर किस्मत हमें हमारी वहीं ले जाती है, जो अक्सर क्वेश्चन गलत होता है। वहाँ एक तो इकट्ठे हुए। चलो मान लो, लेट्स इमेजिन कि आपने बिल्कुल क्लैरिटी आपकी भयानक है और आपको याद भी है और आपने तमिलनाडु भी याद कर लिया, कहीं लिस्ट में याद कर लिया। बट यदि मैप से नहीं पढ़ोगे वहाँ पे कि वहाँ पर उस जगह पे बायोस्फीयर रिजर्व में कौन-कौन सी सेंचुरीज़ हैं, कौन-कौन से वन्य अभयारण्य हैं, तो आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं बैठेगा। आप खुद भी देखिए। तो इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको समझना है कि भाई हर साल तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये स्पीशीज़ वाला जो आपको एक टाइगर रिजर्व वाला बताया था, ठीक है? इसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चन्स आपको ये ब्लैक नेक्ड क्रेन ये वाला जो एक बताया, ठीक है? उसके बाद मैं अभी और दिखा रहा हूँ मैं, है ना? शांति बनाए रखना। अब जैसे फॉर एग्जांपल सैंडी सलाइन एरिया है, मतलब एक किसी इसमें से देख रहा हूँ, वाइल्ड बफेलो, वाइल्ड एस, वाइल्ड वो गैज़ल। अब ये तो नाम ही नहीं सुने हमने। इनकी फोटो दिखाओ सर पहले मेरे को, तो समझ आएँगे कि अच्छा ये जानवर है, पक्षी है, साँप है, मछली है, क्या है? तो अब मैं बस ये कहानी समझाना चाह रहा हूँ। तो आपने 5 से 6 सवालों से क्या निकाला दिमाग में? कि सर सिलेबस में मेरे एक हिस्सा ऐसा है कि इंडिया में जो मेन-मेन स्पीशीज़ हैं, जो-जो प्रजातियाँ हैं जीव-जंतुओं की, बर्ड्स की, फिशेज़ की, ठीक है? एनिमल्स अलग-अलग हो गए। कोई टर्टल वगैरह है क्या? ठीक है? तो उनके बारे में मुझे नॉलेज चाहिए। नॉलेज ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम, नहीं, नहीं, नाम तो भूल ही जाओगे। मुझे नेम के साथ उसकी फोटो भी आनी चाहिए दिमाग में। बफेलो की फोटो आपके दिमाग में आ जाए। प्लस मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया के वो किस क्षेत्र में। क्योंकि एक बात क्लियर है, कभी ऐसा नहीं होता है कि एक स्पीशीज़ पूरे भारत में आपको देखने को मिले कि एक सिंग वाला जो गेंडा है, वन हॉर्न राइनो नॉर्थ ईस्ट में जो शुरू हुआ, वो गुजरात तक दिख जाएगा, ऊपर जम्मू पहाड़ों पे आपको चढ़ते नहीं बन रहा, गेंडा चढ़ रहा है, ऐसा कभी देखा है? तो पूरे भारत में इसका हैबिटेट हुआ क्या? नहीं ना। तो क्या देखा आपने कि सर मुझे एक तो सारी स्पीशीज़ पता होनी चाहिए इंडिया की, सारी मतलब एटलीस्ट जो इंपोर्टेंट है। अब इंपोर्टेंट कौन डिसाइड करेगा? भाई जो खतरे में होती है ना वो ज़्यादा इंपोर्टेंट है। क्योंकि किसी स्पीशीज़ का विलुप्त हो जाना वो बहुत गलत चीज़ हो जाती है। उसके होने से बहुत फंक्शनल वैल्यूज़ रहती है वहाँ की, वो चली जाती है। तो जो ज़्यादा खतरे में है, खतरा मतलब जो जिसकी ज़्यादा जनसंख्या कम हो गई हो, वो स्पीशीज़ बहुत कम है। तो स्पीशीज़, उनकी लोकेशन, ठीक है? मतलब उनका आवास,
उनका हैबिटेट कि कहाँ रहते हैं वो, भारत के किस क्षेत्र में है, ये हमें तो सबसे पहले नॉलेज चाहिए। इन क्वेश्चन से आपको समझ आया ना? मैं आपको सिलेबस सिखा रहा हूँ और सिलेबस ऐसा कि एक लॉजिकली कहानी समझ आ जाए कि भाई सिलेबस देखो इन्होंने क्या किया, कंजर्वेशन एफर्ट लिख दिया बैठे। अच्छा, अब मान लो स्पीशीज पढ़ ली आपने, तो स्पीशीज को ऐसे छोड़ दोगे क्या? नहीं सर, उसके लिए मुझे कंजर्वेशन या संरक्षण क्षेत्र बनाने पड़ेंगे, मुझे राष्ट्रीय उद्यान बनाना पड़ेगा। ये सब क्या होते हैं मैं बताऊंगा। नेशनल पार्क क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं। तो हमारा एक पिलर जो है ना, पिलर नंबर 1, जो करीब करीब आपके 10 से 12 क्लासेस ले जाएगा, उसमें हम पढ़ेंगे, मैं पिलर का नाम जो दे रहा हूँ वो ये दूंगा कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, मतलब संरक्षित क्षेत्र जो होते हैं, भारत के संरक्षित क्षेत्र। किसकी संरक्षा करना है, किसका कंजर्वेशन करना है? हमारा खुद का नहीं, जीव जंतु का, जो वन्य जीव है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन्य जीवों की बात कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ के साथ साथ हम फ्लोरा फोना की बात कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस कि हम लोग वन्य जीव जीव, जी हाँ, और हम वनस्पतियों की बात भी कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट की बात भी कर रहे हैं, हम फ्लोरा फोना दोनों की बात कर रहे हैं। समझ आ गई बात? वन्य जीव के साथ हम वनस्पति जो वेजिटेशन है उसके बारे में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेड़ पौधे हैं, उन्हें हमें संभाल के रखना है, तो वो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में। ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं, ध्यान समझना। हमारा पहला सिलेबस का जो पिलर है प्रोटेक्टेड, और मैं जो नए लर्नर्स हैं उनको तो मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। ठीक है, संरक्षित क्षेत्र, इसके अंतर्गत जैसे नेशनल पार्क्स होते हैं। नेशनल पार्क्स मतलब यहाँ पर हम राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे। क्या होते हैं, क्या है, कैसे आए, वो सब मेरा काम है, वो मैं सब सिखा दूंगा। क्या डिफरेंस है इसमें, वो मेरा काम है, मैं सब सिखा दूंगा। तो थोड़ा सा आपको धीरे धीरे उठना पड़ेगा और धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है। नेशनल पार्क्स के बाद में, नेशनल पार्क्स के बाद में एक शब्द आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य। प्लीज परेशान कोई नहीं होगा, ये सिर्फ शब्दावलियां हैं, धीरे धीरे इनको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, पहले पढ़ेंगे हम लोग। सो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसके साथ फिर हम लोग क्या करेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये अलग कहानी है, वो भी समझाऊंगा आज मैं क्लास में। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, थोड़ी सी यार सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी होती है। कम्युनिटी रिजर्व, कम्युनिटी का मतलब एक तरह से समुदाय, कम्युनिटी रिजर्व्स। ठीक है, समुदाय से संबंधित संरक्षित क्षेत्र जो होते हैं क्या होते हैं, वो सब मैं आगे पढ़ाऊंगा, बट एक बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद में पूरा स्पीशीज का नॉलेज होना चाहिए, जितनी भी बहुत सारी स्पीशीज आते हैं उसकी स्थिति, कौन खतरे में, कौन कम, कौन ज्यादा खतरे में है। और ऐसे नहीं पढ़ पढ़ के ये नहीं नहीं, तुम तो भैया पढ़ो, फोटो देखो, याद करो, याद चाहिए मुझे, मैंने नाम लिया, दिमाग में आना चाहिए ये है, तो कितने समय उसमें लग जाए। ठीक है, 6th 1। फिर अब ये तो हो गई बात, इनके हैबिटेट का भी तो संरक्षण करना पड़ेगा। वेटलैंड्स होते हैं, लेक्स वगैरह जो होते हैं, उनका भी तो हमें ध्यान रखना, क्योंकि उसमें बहुत सारी फिशेस, बहुत सारे वाटर बर्ड्स आते हैं। साइबेरिया से आया पक्षी, उड़ते 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 आया, वो इस लेक के लिए आ रहा था, यहाँ एक लेक था, वो दिख ही नहीं रहा पानी भाई, क्यों ध्यान ही नहीं दिया हमने, पूरा घास लगाया वहाँ पे, हैबिटेट खराब, पोल्यूशन कर दिया, वो सब बेकार सा हो गया क्षेत्र। अब ये साइबेरियन क्रेन थक गया था वैसे ही, जीव निकल गई इसकी, गई स्पीशीज एक्सटेंशन, मेहमानों का ध्यान ही नहीं रखा। बिल्कुल शुरुआत में आए, क्लास बजट कर लिया, क्या होगा, हो गया काम। ना करें, यहाँ पे शांति से पढ़ें, सब धीरे धीरे सब चीज़ सिखाऊंगा। तो वैसी कहानी है, वेटलैंड्स भी, रामसर साइट भी इसमें आना है। आई बात समझ में? बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन क्लैरिटी अपने को आ जाएगी, क्योंकि आधा टाइम सिलेबस ही, मैं ये भी इसका एक बेनिफिट बताता हूँ आपको। ये मुझे मालूम है आपको पता है, एक दिन में नहीं होगा, 15 दिन लगेगा, लेकिन 15 दिन आज से कोई न्यूज़पेपर में कोई काम की चीज़ आएगी तो हमने नोट डाउन कर लोगे यार, ये तो मेरे सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग एलिफेंट पूरा मान जाते हैं कि भाई मेरे को तो किसी ने पूछा नहीं, एलिफेंट रिजर्व्स पढ़ेंगे, टाइगर रिजर्व्स पढ़ेंगे। ठीक है, समय ऐसा आएगा कि लॉयन के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ सर, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे अनूपवन, जो कोस्टल एरिया के जो किनारे पर लगते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। समझ आई मेरी बात है? तो इसमें ये है वो आपके कंजर्वेशन एफर्ट जो आप लगा रहे हैं, ऐसे बोल के नहीं कि अरे हमें तो टाइगर को संरक्षण करना पड़े, भाई प्रोजेक्ट टाइगर लाना पड़ा, टाइगर रिजर्व बनाने पड़े, ये कंजर्वेशन एफर्ट्स है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए इंडिया की। और किताबों के भरोसे जाओगे या आपको लिस्ट में मिलेंगे या एक मैप में भी मिल जाएंगे, तो वो अंदर कैसे जाएगा, मेरे अंदर ले जाने वाला चाहिए। समझ आई मेरी बात? तो ऐसे टॉपिक्स हैं, एंड प्लीज ये कोई टॉपिक ऐसे नहीं, मैंने सिर्फ एक लिस्टिंग की है ताकि आपको समझ आ जाए। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, सारी चीजें। तो एक ये वो पिलर है जिसमें हम स्पीशीज वाली बातें करेंगे, उनके ध्यान रखने की बात करेंगे, उनके कंजर्वेशन को लेकर बात करेंगे। होप कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, एक पिलर से ये एटलीस्ट आपको आइडिया लग गया। इसमें जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, उस क्वेश्चन के हिसाब से फिर आप लोग देखना। जैसे ये क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख के आपको पढ़ो, बांदीपुर भीतरकनिका मानस सुंदरबन विच ऑफ द अबव आर टाइगर रिजर्व। तो अब ये तो समझ आ गया कि सर ये मेरे पिलर 1 की कहानी है। आंसर नहीं पूछ रहा हूं मैं यहाँ से, मैं पुराने छात्र तो हालांकि पैर रख देंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, वो मुझे मालूम है, लेकिन जो नए हैं आपको क्या करना, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आपका क्या है कि सर ये किस पिलर की कहानी होगी। सर ये पिलर 1, पिलर 1 इन द सेंस कि जो हमारे सिलेबस का एक पहला पार्ट है जिसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे, वो चीजें हैं। ठीक है, समझ आई बात? क्वेश्चन देख के कहानी अपने समझ आना चाहिए। अब जैसे ये वाले को देखिए, आप मत पढ़ो क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शंस को देख के पढ़ना जरा। ऑप्शन को देख के जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि सर जी ये कहानी तो जो है, जी हाँ, कौन से पिलर का है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? पिलर 1, पहले सिलेबस की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने एकदम एक काम किया यार, उदाहरण के तौर पे एक क्वेश्चन देता हूं मैं, और ये देखो, इफ अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कोई एक लेक है जिसका इंपॉर्टेंस है, अभी जैसे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब ये ब्लैक नेक क्रेन की बात नहीं कर रहा था, साइबेरिया से आ रहा है ठंड में भाई साहब, और उसका मतलब यहाँ क्षेत्र मिलना चाहिए उसको, उसके हिसाब से मत पढ़ो, कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, बट मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को देख के समझ आ रहा है ना कि भाई साहब ये जो है ये अपना क्या है, पिलर 1 की। सबसे पहली दिक्कत यही हो जाती है, आदमी को पता ही नहीं लग पाता मैं करना क्या मेरे जीवन में। ये देखिए सर, क्वेश्चन विद रेफरेंस टू डुगोंग मैमल फाउंड इन इंडिया, किस में ले जाओगे है? अभी मैंने आपके सामने बैठ के नहीं कम से कम तो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे दिखा दिए आपको मैंने। ये देखिए, विच ऑफ द नेशनल पार्क जिसमें फ्लोटिंग वेजिटेशन मिल रहा है, एग्जाम ये भी फ्लोटिंग वेजिटेशन, नेशनल पार्क, पिलर 1 की कहानी। कौन सा, अच्छा अब ये नेशनल पार्क में भी उनकी लोकेशन की उसकी खास बात है, सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि कौन सा किस राज्य में, आप समझिए पेपर का पैटर्न तो समझो कि तुम्हें बेटा सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, तुम्हें ये भी पढ़ना पड़ेगा उसकी खास बात कहां है, कौन सी नदी है वहां पे, कौन सी स्पीशीज है, क्या लोकेशन है, क्या टेंपरेचर के आसपास के रीजन में, यहां ज्योग्राफी ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है। समझ पा रहे हैं?
तो व्हिच वन ऑफ द नेशनल पार्क्स हैज अ क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड आर्कटिक, मतलब ये कह रहा है ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से जहां पर उष्ण वाला तापमान भी है, शीतोष्ण और शीत तापमान भी है। जी हां, मतलब सब प्रकार का तापमान आपको मिलेगा और इसमें बुद्धि लगेगी भैया, ऐसे सॉल्व नहीं होते हैं क्वेश्चन। पिक्चर समझ आ गई मेरी? इसलिए हमें जो है थोड़ा-सा, अब जैसे ये एक कैमल वाला क्वेश्चन है, खराई कैमल क्या है? पता ही नहीं है भाई, देखा ही नहीं। तो नॉर्मल सस्ता ऊँट और खराई कैमल दोनों में ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कौन सा क्या होता है। अब ये देखो, वो डायरेक्ट पूछ लिया ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, अब हमें हॉर्न तो पता ही नहीं, हॉर्न बिल ही नहीं मालूम, क्योंकि मेरी गाड़ी में हॉर्न लगा है, बिजली का बिल आता है मेरे पास। बैठा हूँ मैं बोले, बाद में पता लगा अच्छा ये बर्ड था, खतरे में भी था, इसलिए पूछा इसने। तो इनके बारे में बहुत हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? लेकिन मैं अचानक आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और कहूँ बेटा एक काम करो, आप इसका बताओ ये पिलर 1 में आएगा क्या? बताइए। कैसी बातें करते हैं आप? या तो कुछ और लिखा हुआ है। क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट उसके सिलेबस से इसी प्रकार आएगी। क्योंकि मुझे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना, बहुत अच्छे-अच्छे महान प्रोफेसर होंगे जो सब्जेक्ट सिखा देंगे। मेरे को तो भैया अभी फिलहाल पेपर निकलवाना है। तो अपन तो जुगाड़ अपनाएँगे और जुगाड़ ऐसे अपनाएँगे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और अपने जब रोज पढ़ेंगे न्यूज़पेपर तो अपने को समझ आएगा कि भाई कहाँ आएगा। ठीक है? अब लेट्स अज्यूम कि आज आपने न्यूज़पेपर ओपन किया और न्यूज़पेपर ओपन करने के बाद आपने देखा कि कोई केरला की कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है न्यूज़ में आती है और वहाँ पे कुछ एलिफेंट्स जो है उनकी तबीयत खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, कोई वायरस लग गया है। ऐसा एक छोटा-सा न्यूज़ आर्टिकल आ गया। तुरंत आपकी बुद्धि चली, भाई साहब एलिफेंट का कोई वायरस ये है क्या, उसकी लोकेशन देख लोगे, उसकी ये चीज़ है, वहाँ नोट डाउन। एक इंटरेस्ट आ जाएगा, एक सर्चेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी कि भाई मुझे कोई चीज़ पढ़ूँ तो कहाँ पे? पिक्चर समझ आ गई? लेकिन उस न्यूज़पेपर में पता तो लगे मुझे पढ़ना क्या है। बैठे तो हैं, कर रहे हैं मेहनत, दिशा सही होनी चाहिए थोड़ी-सी, ठीक है? ये होगी कहानी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक पिलर आपको होप कि क्लियर हो गया होगा मेरा। आई थिंक समझ आ गई होगी कहानी। बहुत बढ़िया। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आता है और ये पढ़ाऊंगा मैं इसी सीक्वेंस में, ठीक है? कि मतलब मैं पहला पिलर आपको ऐसा पढ़ाऊंगा जिसमें सब प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क पूरी स्पीशीज वगैरह। अक्सर क्या होता है लोग इसको बाद में पढ़ रहे हैं, बट मेरा मतलब है कि आप पहले प्रकृति को बहुत करीब से जान लो, सारे जीव जंतुओं को याद कर लो, तो तभी तो आप उनका संरक्षण करने की बातें करोगे, तभी एनवायरनमेंट पढ़ोगे, तभी सब कुछ होगा। तो पहले हम इस पे समय बिताते हैं, ठीक है? और इसी में आपकी असली परीक्षा होती है, भागने वाले सब भाग जाते हैं, क्योंकि इसमें याद करना पड़ता है, इसमें बुद्धि लगानी पड़ती है, रोज मेहनत करनी पड़ती है। अरे बाबा! इतनी मेहनत में तो फिर हो गया काम, फिर एक काम करता हूँ, मेरा मन जो है कह रहा है ये तो ऐसे पढ़ाते हैं, रटवा देते हैं, फिर मैं तो तकलीफ है, मैंने सुना था ये अच्छा पढ़ाते हैं, पर पता नहीं अजीब ही लगे, समझ नहीं आया। मन अजीब है आपका, मन, क्योंकि मैं मेहनत लग रही है ना, मेहनत करने नहीं देगा वो, सबसे आसान सस्ता रास्ता ढूँढता है। हाँ जी, संभालो उसको। सेकंड पिलर जो है एक्चुअल में आपका, सेकंड पिलर जो होगा, वो एक्चुअल में आपका थ्योरी वाला पोर्शन होगा, एनवायरनमेंट का। वो नहीं कहते मैं कौन सी बुक से पढ़ लूँ, तो वो जो बुक पूछते रहते हैं ना उसमें मिलेगा ये कंटेंट। पर्यावरण बेसिक, क्या कि वो कह रहा है हाथी उसके घर में रहता है, अरे घर में नहीं रहता, उसके हैबिटेट में रहता है, आवास में रहता है। जी हाँ, लॉयन ने डियर को खा गया, अरे खा नहीं गया, लॉयन का वो काम था। जी हाँ, उसका फंक्शन था वो, उसका निश है वो। जी हाँ, निकेत, नीचे, ये नीचे नहीं है बेटा, NICHE, ये पढ़। जी हाँ, और जीवन में क्या पढ़ रहा हूँ? एनवायरनमेंट पढ़ रहा हूँ। क्या होता है एनवायरनमेंट? नहीं पता, पर्यावरण पढ़ता हूँ क्योंकि मैं। जी हाँ, इकोसिस्टम क्या होता है? नहीं पता, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र होता है। हाँ भैया तुम मेरा हैंडआउट पहले पढ़ लो, क्लास तो सब बेकार बातें हैं, इतनी देर से वही समझाते आ रहा हूँ, तुम क्लास पे पहले हैंडआउट क्या करो, ये हैंड या आउट, कुछ नहीं है, क्लास है सब। सर एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, अरे सर मैं आपको कह रहा हूँ आधो को यही नहीं पता होता, आधो को नहीं पता है कि इंडिविजुअल क्या है, आधो को नहीं पता है कि स्पीशीज प्रजाति क्या होता है, आधो को नहीं पता है पॉपुलेशन क्या होता है। ये मत लिखना भले, आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ, मैं सब लिख दूँ। आधो को पता नहीं आधो को पता नहीं कम्युनिटी क्या होती है, समुदाय क्या होता है, बायोम क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, नहीं कुछ पता। फिर क्या हुआ, किताबी नॉलेज, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड बायोटिक, ये होगा। वो तो पढ़ सकते थे आप, लिख सकते थे वो आप। यहाँ कहाँ, यहाँ माला खाली भाई साहब, सॉल्व ही नहीं हो रहा है क्वेश्चन, बैठे हैं। जैविक अजैविक को मिला दूंगा, पर्यावरण बना दूंगा, गड़बड़ है भैया। तो ये जो एक्चुअल में पर्यावरण जो आसपास दिखता है किस तरह से सब इंटरेक्ट हो रहा है और सारी स्पीशीज, वो बचपन में मैं बता रहा हूँ, आपने क्या सुना होगा या क्या कुछ याद होता है, एक चीज याद रहती है उसमें, फूड चेन। फूड चेन बस, और पर्यावरण कंप्लीट। वो बाद में किसी को बताना फूड वेब एग्जिस्ट करता है, फूड चेन नहीं होती, खाद्य श्रृंखला नहीं होती, खाद्य जाल होता है। तो वो अपन को अच्छे से ठीक से बनना। फिर पेड़ पौधे न्यूट्रिएंट्स लेते कैसे हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती है, नाइट्रोजन साइकिल है। जी हाँ, ऑक्सीजन वाली कहानी है, कार्बन साइकिल देखी होगी, सल्फर वाला खुद पढ़ते मुझे पता है। तो ऐसे 3-4 एनर्जी फ्लो में नॉर्मली पिरामिड्स होते हैं, न्यूटोनियन पिरामिड, और बहुत बहुत सारा कंटेंट है, थ्योरी वाला पोर्शन है, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ ताकि आपको भी नोट डाउन यदि आप करो तो एक आइडिया लग जाएगा, इस पिलर में ये सर पढ़ाएंगे। सो इसमें मैं थ्योरी का नॉलेज आपको दूंगा, एनवायरनमेंट को समझाऊंगा, ठीक है, इकोलॉजी को बताऊंगा, इको सिस्टम को बताऊंगा, ठीक है, इको टोन को बताऊंगा, हैबिटेट क्या होता है वो बताऊंगा, निश क्या होता है वो बताऊंगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है वो बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसके बाद में एबायोटिक चीज क्या होती है, बायोटिक चीज क्या होती है, इसका एक्चुअल एसेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा पॉपुलेशन, मैं आपको बताऊंगा कम्युनिटी क्या है, बायोम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, ये बड़े शब्द हैं, अभी घबराना मत, सब कनेक्टेड है, बढ़िया से अच्छे से याद है। ठीक है, साइकिल्स हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, पिरामिड्स डिस्कस करेंगे, डिफरेंट इकोसिस्टम डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम, अंदर मैं मीडियम में इंग्लिश में लिखा नहीं करने, अरे क्यों टेंशन लेते हो भाई। पर्यावरण, जी हाँ, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, जी हाँ, संक्रमिका, आवास, निकेत, पारिस्थितिकी एक तरह से आप कह सकते हो कि एक किस तरह से बदलाव होता है किसी भी स्पीशीज में, कि अचानक एक ज्वालामुखी आया और वहां पेड़ पौधे लगने लगेंगे क्या, सोचिए आप आराम से, एक ज्वालामुखी आया, नहीं सर। तो किस तरह से उसमें ग्रोथ होती है, अनुक्रमण क्या होता है उसको समझेंगे, बिल्कुल। जैविक चीजें क्या है, अजैविक को किस तरह से हम लोग देखेंगे, जनसंख्या क्या है, समुदाय क्या है, ठीक है, जी हाँ, जीवोम क्या है, ठीक है, जीनोम नहीं, जीवोम, जीनोम सीक्वेंसिंग पे चलेगा। जैव मंडल क्या है, ये चक्र जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के, पिरामिड्स की कहानी क्या होती है, अलग अलग तंत्र क्या होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये मैं एक हिंट दे रहा हूँ, ये जो थ्योरी है ना पर्यावरण की, वो सेकंड पिलर रहेगा।
ये सब में तो आगे आएंगी, घबराने की जरूरत नहीं। अलग अलग प्रकार के इंटरेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूं आपको, बताता हूं, फिर आप अंदाजा लगा लोगे कि अच्छा ये तो पहले पिलर का नहीं है, ये तो सेकंड पिलर का है। ठीक है, मैं क्वेश्चन देख के आपको, ताकि थोड़ा सा एक कहानी समझ में आ जाए, ठीक है। और मैं भी ये कह रहा था, ये लोग सुनते ही नहीं है। जैसे ये है, तो ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन है कि भाई वेस्टर्न घाट का क्षेत्र है अपने भारत में। हाँ, पढ़ते रहो यार, पढ़ते रहो, सुमित, बढ़िया से पढ़ाई करो। खूब जीवन में इतना आप लोग सब वैसे टीचर्स डे पे कल क्या मैं मिल नहीं पाया किसी से आप लोगों से, तो यही मेरी जो है इच्छा होती है कि आपके पास जो है इतनी सफलता मिलेगी, आसमान कम पड़ जाएंगे। हाँ हाँ, और क्या सर। Respect, sir. Today's my last day of subscribing. I want to express my gratitude. You are a phenomenal. You actually made things easier and able to grasp and understand the concepts of your hard work, dedication towards it. So, a lot to learn from our subject and continue. अरे बस दिल खुश कर दिया। और जीवन में जो है खूब उन्नति करो आप, और खूब अच्छे विचार रखो अपने। आप अच्छे मन को अच्छा रखोगे, सब अच्छा ही होना है। टेंशन फ्री हो। जी हाँ, बहुत जरूरी चीजें हैं। खैर, तो अब जैसे आधे टाइम नहीं समझ आती है, देखो ना, अब ये क्वेश्चन ऐसा लगेगा हमें कि पिलर 1 मैच कर रहा है, बायोडायवर्सिटी की बातें हो रही है, जैव विविधता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्पीशीज रिचनेस, एंडेमिज्म, ये समझ में नहीं है, ये सब पिलर ये 2 में आएगा। शब्दावलियां जो है ना, कोर सब्जेक्ट की, वो आपको वहीं से पता रहेगी। आ रही बात, ये क्वेश्चन सॉल्व मत करना, वो सब मैं करूंगा, पढ़ने के बाद खुद ही इतना टाइम नहीं लगने दूंगा आपको। एग्जांपल उसमें दे रहा था, बिल्कुल। अच्छा, कुछ छात्र गलती कर लेते हैं, और आज तो सर ने इंट्रोडक्शन लेक्चर कराया, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर तो कल से पढ़ाना, ताजा-ताजा, कल से मैं पढ़ूंगा। यही तो गलती कर दी, यही तो गलती कर देते हो आप। फ्रेश फ्रेश, फीलिंग फ्रेश हैशटैग। चलिए इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए कि बेस्ट टर्म इकोसिस्टम को कौन डिफाइन करता है इनमें से, इकोसिस्टम का मतलब क्या है। तो वही मैं आपसे नॉर्मली कि इसमें सारी चीजें हम लोग को ध्यान रखना होता है। फिर ये देखो, कौन से इनमें से ऐसे जीव हैं जो बाकी के 3 से अलग है, क्रैब, माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर। तो वो शब्दावलियां हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि क्रैब जो क्रस्टेशियंस होते हैं, माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स जो होते हैं आर्कनिड्स होते हैं। क्रस्टेशियंस मतलब जो केकड़े वाले जो प्रजाति देखी होंगी आपने, और फिर ये स्कॉर्पियन, स्पाइडर एनार्कनिड्स होते हैं जिसके वो पैर मल्टीपल लेग्स आपने देखे होंगे। तो ऐसे शब्द और शब्दावलियों पे हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। पिक्चर समझ आ रही है? थोड़े से क्वेश्चन इनको आप उधर लेके नहीं जा सकते। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन है, इकोटोन, निश, हैबिटेट, होम रेंज, ये ऑप्शन देखिए पिलर 2 की तरफ जाएगा। इसमें हमें कोई कंजर्वेशन वाली बातें नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार से। आई बात समझ में भैया? और आई कि नहीं आई? जी हाँ। तो ये वो पिलर है जिसमें मैंने आज क्लास की स्टार्टिंग में मैंने नहीं कहा था आपसे कि 15 क्वेश्चन में से 4-5 बाउंसर जाते हैं, तो एक आध 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इस पिलर से जाते हैं बाउंसर वाले। 1-2 पिलर इसी से आते हैं, ठीक है? बट वो भी कभी-कभी कन्वर्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन स्ट्रांग हो अपना, लग ही जाता है, अंदाजा तो लगा ही सकते हो। क्योंकि मैं आज पहला दिन मैं पहले क्लियर करूँगा, क्वेश्चन नया ही मिलेगा एकदम, जहाँ बुद्धि लगानी पड़ेगी। और वो तो ये पुराना अनुभव हम लोग लगा के और कन्वर्ट कर जाते हैं कई बार। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा अभी ठीक से पढ़ लीजिएगा। एक आध और देखता हूँ मैं, कोई क्वेश्चन मिले मेरे को तो और आइडिया आपको और क्लैरिटी से लग जाएगा कि भाई साहब जो अच्छा रैंडम मैंने लेट्स अज्यूम कि ये वाला बता दिया आपको, तो इसको किस पिलर में डालोगे आप लोग? हाँ, तो सेक्शन 1 जो है हमारा, उसमें पिलर का मतलब सेक्शन 1 होता है। मतलब मैंने पूरे सब्जेक्ट को अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो पहला हिस्सा वो वाला था, दूसरा हम लोग हमारे जो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो, ठीक है? थ्योरी वाला जो पोर्शन है, इस चीज़ को जो है आप लोग को ध्यान रखना है। अब इसके बाद में जो है एक रुक जाओ। क्वेश्चन दिखाकर पोल करा दो, तुक्का ही लगा देंगे हम। नहीं, ऐसी सस्ती खुशी कोई काम की नहीं। हाँ, तुक्का क्या लगा दोगे? खैर, तो बेसिक कहानी थी इसमें, जो कि आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया लग गया। तो अक्सर थोड़ा सब्जेक्टिव नॉलेज इसमें हमें चाहिए रहेगा इस तरह के क्वेश्चन में। नहीं तो कभी-कभी तो बिल्कुल सीधे ऐसे सवाल आ जाते हैं। ये देखो, देयर इज़ अ प्लांट कॉल्ड प्रोसोफिस जूलिफलोरा, ऑफन सीन इन न्यूज़। अभी हाल ही में चर्चित बैठे, डायरेक्ट समटाइम्स सीन इन न्यूज़, कारगिल कमेटी रिपोर्ट, कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, बैठे हैं फिर, सजा रहे हैं मेरा क्या होगा देख लो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो डायरेक्ट भी आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है? सो 2 पिलर समझ में आ गए आपको, 2 हिस्से हमारे सिलेबस के, कि पहले 10-15 दिन हमारे किसमें निकलेंगे, 10-15 दिन हमारे पूरे एरिया नेटवर्क में। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आइडिया लग गया कि सारी दुनिया, पूरे भारत की स्पीशीज़, अलग-अलग प्रजातियाँ और इनके बारे में सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और जो भी सब कुछ वेटलैंड वेटलैंड सब कुछ, ठीक है? 10-15 दिन हमारे किसमें निकल जाएँगे, थ्योरी वाले पोर्शन में, अलग-अलग कहानी किस तरह से पूरा पर्यावरण काम करता है, हमारे आस-पास सारी चीज़ें काम करती हैं, ठीक है? तीसरी कहानी हमारी चलेगी, वो आएगा सर पॉल्यूशन का पिलर, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। ये वो पिलर है जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और हर साल आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। प्रदूषण से तो मतलब मान के चलना, सीधा सवाल आएगा कि कोई भी मान के चलिए कि कोई इंडस्ट्री दे दिया उसने और बोलेगा कि बताइए ये इंडस्ट्री कौन-सा पॉल्यूशन है, देख रहे हैं, पॉल्यूशन तो होता है। जी हाँ, पॉल्यूशन तो होता है, ये इंडस्ट्री पॉल्यूशन कौन-सा नहीं वो नहीं पता, बैठे रहोगे। तो कई बार नॉर्मली आप लोग देखेंगे तो बहुत सिंपल सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं रिलेटेड विद द पॉल्यूशन, डायरेक्टली आते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे उदाहरण के तौर पे, अच्छा ये क्वेश्चन किस पिलर में डालोगे आप लोग? ये पिलर 2 में जाएगा, ठीक है? अब जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये साइकिल, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स जो होती हैं, अलग-अलग चक्र जो होते हैं, इसमें ये पूरा एनवायरनमेंट का कोर है, ये बहुत रीसेंट सवाल है, ठीक है? लेकिन अब जैसे सवाल है कि कॉपर वाले जो प्लांट्स होते हैं, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स जो होते हैं, वो इतनी उनमें समस्या क्या है? कौन-कौन सी समस्या आ सकती है? तो मतलब ये किस चीज़ को लेकर है हमारे पिलर 3 को लेकर। समझ आ रही बात? कोई फर्नेस ऑयल है, जो हमारा ऑयल वगैरह जो होते हैं, उसमें ये कहाँ यूज़ हो रहा है, क्या सल्फर एमिशन हो रहा है पर्यावरण में, और ये इससे रिलेटेड पिलर 3 की तरफ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात में? लेकिन ये बहुत रीसेंट सवाल है, इसको किस पिलर में डालेंगे आप? बहुत बढ़िया, पिलर 1 में चला। देखो क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए हमें, ठीक है? उसके बाद में ये किसमें जाएगा? व्हिच ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तुरंत आप कह रहे हैं सर जी ये तो प्रदूषण वाली बात कर रहे हैं, ठीक? ये क्वेश्चन है सर, ये किसमें जाएगा? नेचुरल हैबिटेट, कास्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पिलर 1 में जाएगा। शुरू में थोड़ी देर में ज़रूर लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन आपको खुद पता लगेगा कि भाई पहले ये तो बताओ सब्जेक्ट में आता क्या है, या किस तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ आ जाए। फिर तो क्या है, अपन सब पढ़ेंगे, आपको धीरे-धीरे सब करने वाले हैं। होप कि मेरी बात आपको समझ आ रही होगी धीरे-धीरे, ठीक है? बहुत बढ़िया। इसके बाद में और रुकिए, ये देखिए सर,
एम्प्लीफिकेशन मतलब ये सब हम उधर प्रदूषण की तरफ ही जाएंगे, पढ़ेंगे तब उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। यार ये प्रदूषण के बाद ही सर हम समझ पाएंगे। इसको समझिए, फोटोकेमिकल स्मॉग, ये भी आपको प्रदूषण की तरफ दिखाई देगा। क्लियर हुई बात मेरी यहाँ? फिर वो आपसे कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फाउंड एज पोल्यूटेंट। अब देखो पहले पानी में, मेरे पानी में नमक है, अच्छा टूथपेस्ट में भी नमक होगा, फिर बिल्कुल है। और पोल्यूटेंट कौन से हैं? बस बहुत सारे हैं, पानी खराब है बस। पूछेगा आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, यूरेनियम, पता होना चाहिए कि फिर पानी किससे समस्या है। बाद में पता अच्छा ड्रिंकिंग वाटर में ये दिक्कत है। फिर वो धुआं उड़ता है, फ्लाई ऐश, राख कण, जब कोयले के जो प्लांट जलते हैं। हिंदी इंग्लिश परेशान मत होना, सिर्फ क्वेश्चन के थॉट समझिए, भी फिलहाल आप पढ़ने के बाद सब आएगा समझ में। जब कोयला बर्न होता है तो फिर पावर प्लांट, तो फिर अभी देखो आपको मैंने कॉपर का बता दिया, ये कोयले का बता दिया, ऐसे आयरन स्टील का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इनसे संबंधित इनकी संस्थाएं भी तो हैं जो इन पे कंट्रोल करेंगी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ये सारी चीजें, इनसे संबंधित हमें जानकारी होनी चाहिए, वाटर से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए। तो आई थिंक आपको मेरे ये जो पैटर्न है कौन सा वाला, भाई पिलर्स वाला, तीसरा पोल्यूशन का एटलीस्ट आपको समझ आ गया। डन, क्लियर, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से दिमाग में लगाएंगे, सबसे पहला क्या है अपना, हाँ पहला जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, जहां पे बायोडायवर्सिटी, जहां पे जीव जंतु, उनके बारे में, उनका संरक्षण करने के बारे में, उनसे संबंधित चीजें, ये आज क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं पुराने महीनों के करंट अफेयर्स कोई मैगजीन से पढ़ोगे आप या कुछ भी आप जब करेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसमें इसको पढ़ना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत जरूरी हो जाती है। दूसरी बात, तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क होने के बाद दूसरा सवाल वो आपसे क्या पूछेगा, दूसरा सवाल वो पूछेगा कि भाई साहब जो थ्योरी पोर्शन है हमारा इन्वायरमेंट का, पर्यावरण एक्चुअल में समझ आएगा उससे कि कोई फूड चेन है तो उसका क्या रोल है, मतलब हर एक स्पीशीज का एक रोल है। आप खुद में बहुत बेसिक एग्जांपल से आपको हमेशा समझाता हूं कि हमें, आपने देखा होगा कि लॉयन जो है या कोई टाइगर जो है वो किसको खा रहा होता है, डियर को खा रहा होता है, ठीक है। अब जब डियर को खाएगा तो अब हमारे सामने खा रहा है, अब हम हमें हो रहा, देखो यार खा गया डियर का, क्या होगा, हम हमारी भावनाओं में जा रहे हैं। पर प्रकृति के दृष्टिकोण से देखोगे आप, तो इसको इसका खाना को एक काम दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, क्योंकि आज लॉयन ने डियर को नहीं खाया ना सर, तो डियर की जनसंख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि नीचे वाला जो घास है जिस पे भक्षण करती है सर, समझ रहे हो आप, वो घास उस क्षेत्र में खत्म हो जाएगा। जनसंख्या कंट्रोल नहीं रहेगी तो इनके खाने के लिए भी नहीं, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस उस जगह का खत्म हो जाएगा, डियर के लिए भोजन नहीं बचेगा, डियर खुद खत्म हो जाएगी, और जब डियर नहीं बचेगी तो ये ऑटोमेटिकली लॉयन भी गया, हैप्पी बर्थडे। सांप के मुंह में मेंढक नहीं, मेंढक के मुंह में सांप दिखेगा, फिर उल्टा हो गया ये तो। समझिए आप, एक एग्जांपल मैं अक्सर लेता हूं, जैसे वर्ल्ड मैप कभी आप देखना, इस साउथ अमेरिका जब मिलेगा उसके साइड में यहाँ पे एक आइलैंड है गैलापागोस करके, गैलापागोस आइलैंड, वहाँ पे एक अबंडेंट टॉर्टाइज हुआ करता था, कछुआ। अब वो तो बेचारा रह रहा था, ग्रास वगैरह सब उसका काम था, वहाँ एक आध बार क्या हुआ कि बकरी जो है, गोट गोट इंट्रोड्यूस हो गई, बकरी आ गई, घास पूरा चढ़ गई सर उसने, कि भाई साहब वैसे रह गया, गैलापागोस आइलैंड में पूरा घास बकरी खा गई, अब ये खतरे में आ गया वहाँ का टॉर्टाइज। तो ऐसे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर। अब आप देखो ना, हर स्पीशीज का अपना बीच का फंक्शनल रोल है, जस्ट इमेजिन। अब एक भी यदि स्पीशीज खतरे में आ गई, एक भी स्पीशीज यदि चली गई, तो ऊपर का सब सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि आपने कुछ बच्चों ने ना नॉर्मली ग्रास, डियर को और लॉयन को ऐसे समझ लिया, डियर का रोल आप समझिए, डियर पता क्या कर रहा है, घास, ग्रास, कार्बोहाइड्रेट को लेने की मशीन है डियर, समझिए आप, ये लॉयन घास नहीं खा सकता सर। आप पैटर्न समझ पाने में क्या कह रहा हूँ, ये जो लॉयन है ये घास कैसे खाएगा, इसको तो डियर, डियर कर क्या रहा है, डियर एक तरह से ट्रांसड्यूसर है, चेंज कर रही कहानी को, पूरा चेंज कर रहा है सर ये। और कल को ऐसे फूड चेन में, फूड श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला जाल में बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है, कल को ये खत्म हो गई, चली गई, तो उस पूरी जगह का उस हैबिटेट का आप देखना सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें तो लगता है कि डियर नहीं होगी, लॉयन को खाना नहीं मिला, भूखा मर गया। अब एनवायरमेंट के नजरिए से देखिए कि एक मशीन बना के दी थी ऊपर वाले ने, कि ये प्रकृति ने क्या किया कि भाई एक ऐसी मशीन है जो घास एज कार्बोहाइड्रेट्स जो फोटोसिंथेसिस से बनता है, और ग्रास और लॉयन में बड़ी कहानी है, ग्रास ऐसी मशीन है जो सनलाइट से कार्बोहाइड्रेट बना के दे रहा है, ये लॉयन नहीं बना पाएगा कभी। आप देखो सबके क्या फंक्शनल रोल सेट किए गए, आप ये घास जो काम कर रहा है वो लॉयन नहीं कर सकता, ऐसी कौन सी मशीन है धूप से जो खाना बना के दे रहा है, कोई नहीं देगा। डियर, डियर क्या कर रही है, इस कार्बोहाइड्रेट को इस प्रोटीन में बदल देती है, ये तो हो गया। अब आज आपको फिर समझ आएगा कि हर स्पीशीज को, अब जैसे उदाहरण के तौर पे नॉर्मली, अब ये जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल कि ये बंगाल फ्लोरिकन है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिखा है मैंने सीआर, मतलब मान के चलना कि 90% जनसंख्या खत्म हो गई, तो आपको लगता है कि इसका कोई रोल नहीं होगा उसकी आसपास की जगह पे, बिल्कुल होगा सर। अब कल को ये चली गई, ये गए, तो इसके आगे वाले भी, इसके पीछे वाले सब गए। कंजर्वेशन समाज, ये बिना एनवायरमेंट की पढ़ाई किए, बिना एनवायरमेंट को समझे आपको कभी समझ ही नहीं आएगा, इसलिए वो सेकंड पिलर थ्योरी पढ़ा जाता है कि तुम इनके हर चीज के, इनके हर फंक्शन को समझ तो पाओ, किसका क्या रोल है, ऑब्जर्वेशन कर पाओ, तब जाकर आप उसकी इकोलॉजी पे पहुंचे। इकोलॉजी में कहते थे लॉजी, स्टडी, स्टडी ऑफ ऐसा विज्ञान जो पढ़े, उसमें परेशान हो रहा है। सो सेकंड वाला जो पोर्शन था ना थ्योरी वाला, वो इसीलिए हुआ करता था। जैसे वो एक एग्जांपल और मैं हमेशा देता हूं, एक ऑस्ट्रेलिया में एक कैक्टस हुआ करता, प्रिकली। अब वो कैक्टस जब लगता, कैक्टस समझते हो ना आप, अब क्या की कहानी ये थी कि कैक्टस को खाने वाला एक जीव था, एक मोथ, भंवर जैसा आता है, भंवरा सुना ना, भंवरा, जी हाँ। तो एक मोथ, मतलब एक ऐसा जीव जो उस कैक्टस को खाता था, अचानक वो मोथ खत्म हो गया, मतलब वो कैक्टस अब क्या होगा, उसको खाने वाला कोई नहीं है, मतलब अब वो बढ़ेगा, इतना बढ़ गया वो कि लोगों को घर जाकर, मतलब जो घर था, जो क्षेत्र था, लोगों को उस जगह को छोड़ के जाना पड़ा, पॉपुलेशन बढ़ गई, कंट्रोल नहीं हो पाई, लोगों को अपना शहर उस जगह को छोड़ के जाना पड़ा, बहुत तेजी से बढ़ा। फिर बाद में पता लगा, अरे यार ये क्या हुआ, वो मोथ इंट्रोड्यूस कराया, ले बेटा यहाँ रुक खा, और जब उसने खाना शुरू किया तब वो उसकी जनसंख्या कंट्रोल में। पिक्चर समझ रहे हो? ये कैसे समझ आएगा आपको, पर्यावरण को समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, हर जीव का, हर एक छोटे जीव का एक रोल है, तब जाकर सब कुछ। ऐसा नहीं कि जब ये डियर है बहुत अच्छी दिखती, कलर इसका बहुत अच्छा है, इसको वो देखो चेन खा गया, हो गया काम, भावना में लो आप पहले। तो थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, इसलिए वो सेकंड वाला जो चैप्टर है ना थ्योरी, वो वाला जो पोर्शन है वो इसलिए होता है कि एटलीस्ट आप लोग चीजों को थोड़ा सा समझें। और तीसरा जो है, अब देखो ना, हमने पहले स्पीशीज पढ़ ली, दूसरे में हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली, तीसरे में हमने क्या करा, पॉल्यूशन की बात करने लगे। हमें अच्छी नहीं लगती जीवन, तो हम तो धुआं करेंगे, हम तो पॉल्यूशन करेंगे, ओ भैया पॉल्यूशन अलग अलग प्रकार के, तो तीसरे पिलर पॉल्यूशन पढ़ेंगे। अब जब बाद में समझ आया, अरे भैया पॉल्यूशन से तो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेंपरेचर बढ़ रहा है, पिघल गई बर्फ और सी लेवल बढ़ रहा है, तब दिमाग में बैठता है कि अरे चौथा एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, एंड दैट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को पढ़ो, उसको रोको, उसको मिटिगेट करो, नहीं तो कैसे काम बनेगा, नहीं तो ऐसे तो सब डूब जाएंगे। देखा कि आइलैंड्स जो थे बहुत सारे डूबने लगे थे, तो फिर धीरे धीरे कहानी जो है क्लाइमेट चेंज वाला, ये हमारे उस पे है। मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ।
क्लाइमेट चेंज ऐसा ऐसा होगा क्या, अरे अरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रोको 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 करके, नहीं, हमें इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, हमें योजनाएं बनानी पड़ेंगी। आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि भैया हमने जो है मोदी जी ने या प्रधानमंत्री जी ने इस नई योजना की शुरुआत की। अब जब वो नई योजना को देखोगे आप, तो कहीं न कहीं ऑब्ज़र्व करोगे कि भैया इसका कनेक्शन कुछ क्लाइमेट चेंज से भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने जो ग्लोबल सोलर अलायंस बनाया था, हमने घोषणा कर दी कि भैया हम जो है अब सोलर पावर जो एनर्जी है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये इस तरह के इनिशिएटिव्स इनडायरेक्टली बाद में जब आप लिंक करेंगे तो देखेंगे ये जो क्लाइमेट चेंज है, जो प्रदूषण हुआ है, उसको रोकथाम के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो हमारा एक पिलर फिर इस चीज़ के लिए भी रहेगा, जिसमें ये क्लाइमेट चेंज पॉल्यूशन को ठीक कैसे करोगे आप? तो ग्लोबल लेवल के हमारे इनिशिएटिव्स रहेंगे। अलग-अलग जो ये इनफैक्ट कुछ जो बच्चे तैयारी से जुड़े होंगे काफ़ी दिनों से, वो नहीं पढ़ते आप सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी वो वाला सेक्शन। हमें तो सीओपी तो जो है पुलिसमैन लगता है, कॉप्स। वो कॉप्स वाले कॉप नहीं है प्रभु, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती होगी, समोसा मिलता होगा। बस वही समझ लो आप। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? और फिर कुछ मिसलेनियस वाला पोर्शन जिसमें एग्रीकल्चर है, कुछ एक्ट्स वगैरह हैं, उनको भी हमें कवर करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, इसके बाद सर जो है हमें थ्योरी वाले पोर्शन की तरफ ले जाएंगे, एनवायरनमेंट को समझाएंगे, जो भी मैं आपको बता रहा था, चर्चा कर रहा था कि डीआर और लॉयन और सबका अपना अपना रोल, कहाँ कौन क्या किस तरह ने, तो थोड़ा थ्योरी पोर्शन एनवायरनमेंट को करीब से समझेंगे। तीसरा हमारा पॉल्यूशन वाला चैप्टर रहेगा। पॉल्यूशन के बाद फिर हम क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ओजोन होल, ओजोन वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। पांचवें पिलर की तरफ हम जाएंगे तो फिर इन्हीं का मिटिगेशन पढ़ेंगे। मिटिगेशन में वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी, कि इस तरह की रोकथाम वगैरह जो है किस तरह से होगी, संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम लोग, मिटिगेशन वाला पार्ट सारा जितना भी ग्लोबल इनिशिएटिव है। और सिक्स पिलर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स रहेंगे, लाइक कुछ हमारे एक्ट्स हैं, है ना, प्रदूषण से संबंधित फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट वाले रिलेटेड, तो वो चीजें, कुछ एग्रीकल्चर वाला सेक्टर आएगा, कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें। ठीक है, कोस्टल रेगुलेशन जोन है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है। जैसे आपने देखा होगा ना कि मनमर्जी से कहीं भी उद्योग ओपन हो जाते हैं, कहीं भी इंडस्ट्री ओपन कर देते हैं लोग, नहीं, ऐसे नहीं, बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, बहुत सारी संस्थाएं भारत में, उन संस्थाओं को याद करना होगा। तो ये सब एनजीओ संस्था, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आते हैं। ठीक है, तो कई बार क्लियरेंस लेते हैं हम लोग, ये सब चीजें। ठीक है, पांचवा वाला जो है वो ये है कि जो क्लाइमेट चेंज प्रदूषण जो उन पापों को साफ करना, धोना, सीधी रोकथाम करना, मिटिगेट करना। ओ जी हाँ, तो आप अकेला भारत कर लेगा तो काम हो जाएगा क्या? नहीं, सबको एक जगह एक साथ आना पड़ेगा। तो फिर कॉन्फ्रेंसेस होती है, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में अलग अलग निर्णय लिए जाते हैं। फिर सिक्स्थ वाला जो है मिसलेनियस है, बचा हुआ, लिख दो वहाँ, बचे कुचे। जी हाँ, वो जब वो तो पढ़ाऊंगा तब आपको चीजें कहानी समझ जाएगी। बट एक बेसिक एक आइडिया हो जिससे आपको, जैसे उदाहरण के तौर पे ये क्वेश्चन देखिए, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, हिंदी इंग्लिश शब्द बराबर है, नहीं कुछ तो इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ तो है ये जो बर्ड का रक्षा करना, संरक्षण का, वो आखिरी में पांचवें छठवें पिलर पे जाएगा। समझ आ गई ना मेरी बात? पहले दूसरे तीसरे में रखोगे, चौथे में रखोगे, पॉल्यूशन में रखोगे नहीं। ग्रीन क्लाइमेट फंड, हमने कोई फंड बनाया है जिससे हम कोशिश करते हैं कि भाई साहब कहीं ना कहीं हम मदद कर पाए क्लाइमेट चेंज में लोगों की। जी हाँ, मतलब जो भी क्लाइमेट चेंज से संबंधित है उसके लिए कोई फाइनेंशियल मैकेनिज्म, तो वो आपको ये दिखाई दे, ग्रीन क्लाइमेट पिक्चर समझ आ रही है? तो ये भी उसमें चला जाएगा कि क्लाइमेट चेंज के बाद वाले मिटिगेशन में क्या कर क्या रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को कैसे रोक रहे हैं, मजे से रोक रहे हैं। बहुत जरूरी हो जाता है कि आधे टाइम में कह रहा हूं ना, सब्जेक्ट टफ बस इसलिए बन जाता है कि पता ही नहीं होता किस छोर पे जाना है, कहाँ से क्या शुरू करना है, बैठे हैं तो बैठे ही हैं। जी हाँ, एक दो क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं, मतलब आपको चीज समझ में आ जाएंगी क्लियरिटी से। ये देखिए, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट, डायरेक्ट सवाल। तो इससे क्या समझ आएगा भाई, ये उधर ही जा रहा है, पिलर आखिरी वाले पिलर पांचवें में जा रहा है, मिटिगेशन और ये सारी चीजें, है ना। कॉमन कार्बन मेट्रिक, और आप इसको समझ लेना, ये नाम इस तरह के आपको कहाँ देखने को मिलेंगे। जी हाँ, न्यूज़पेपर में वैसे ही देखने को मिलेंगे। और न्यूज़पेपर आपके दिमाग में बैठ जाता है यार ऐसे सवाल भी आते हैं, तो तुरंत आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, तो ऐसे कुछ रिलेटिव्स न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ना है, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ये जो है सब, बट आपकी भी अपनी भी जिम्मेदारी है, जब अपन न्यूज़पेपर पढ़ें तो थोड़ी सी कहानी जो है उस पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो आपको एक, अच्छा एक सवाल और बता रहा हूँ, मुझे बताना है कि कहाँ ले जाओगे, ये बताओ इसको किस पिलर में ले जाओगे आप। पॉलीथीन टेट्रावैलेट यूज फॉर क्या है भैया, डेली यूज में जो हर दिन हम यूज करते हैं, कहाँ इनका यूज होता है, ग्रीन हाउस है, ये सारी चीजें मतलब पोल्यूशन वाले सेगमेंट में आएगा, उसको हम वहीं पढ़ेंगे। जी हाँ, एयर क्वालिटी की जो गाइडलाइंस हैं पोल्यूशन के दौरान आएगी। ठीक है, ये कुछ तरह इस तरह के क्वेश्चन है, बायो रॉक टेक्नोलॉजी, मतलब ये करंट अफेयर्स में आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, इस तरह के सवाल आपको कई बार मैं फिर कह रहा हूँ बुक से डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होते, दो तीन सवाल, एक दो सवाल मिल जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप जितना अपडेट रहोगे चीजों में, उसमें आपका ज्यादा बेनिफिट है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब वो स्टार्टिंग में मैं आपको जब बोल रहा था ना कि यार देखो ऐसा है कि मैं आपको जो बेसिक डाउट्स थे, जो बेसिक दुख होते हैं, उसमें आपको याद होगा वाला पोर्शन जो है वीकली जो चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे, ये वाला या पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स आएंगे तभी ऐसी चीजें हो पाएंगी। ठीक है, चलो, तो अब अभी तक मैंने जो लोग लेट भी हैं या जो नींद में चले गए थे या कहीं दूसरे जोन में चले गए थे, क्लास का कुछ हिस्सा पहले बेसिक डाउट्स में गया है, दूसरा हिस्सा हमने सिलेबस और पीवाईक्यूज को थोड़ा सा देखा है ताकि हम एक्चुअल सिलेबस को समझ पाएं। ठीक है, एक्चुअल सिलेबस को समझ पाए का मतलब ये कि एटलीस्ट हमें मतलब परेशान ना होना पड़े कि भाई क्या चल रहा है, कौन सा सिलेबस क्या, क्योंकि नॉर्मल लिखा हुआ हमने देखा सिलेबस अलग कहानी थी बिल्कुल, और क्वेश्चन कहीं और दूसरी दिशा में जा रहे हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया लग गया। ठीक है, तीसरा, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स फर्स्ट पिलर से अभी की कहानी हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले मुझे आप आधा एक मिनट दीजिए, कुछ हो सकता है काम की चीज मिल जाए। आज से होगा शुरू पिलर, क्योंकि वो भी गलत फहमी दूर करनी है ना मुझे कि यार आज तो इंट्रोडक्शन वाली क्लास होगी तो चलते हैं अपन सो लेते हैं थोड़ी देर, तो कई बार अपन गलत फहमी में जी रहे होते हैं, तो उसको दूर करना है, हो जाता है। हाँ, चलो कोई बात, आज रील्स देख लेता हूँ, सही बात है। अब जैसे पिलर बताना इस क्वेश्चन का, ये मेंस का क्वेश्चन है,
डिस्कस इन डिटेल द फोटोकेमिकल स्मोक एम्फसाइजेस फॉर्मेशन इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन। समझ आ रही मेरी बात? ये भी सॉल्व मैं करना तो मैं पढ़ाऊंगा तो तुरंत समझ जाएगा। ये देखो देख रहे हो क्या आपको लगता है 50% जो एनर्जी की नीड्स है रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, मतलब ये उधर चौथे पांचवे की तरफ जा रहा है कि भाई पहले तो जो क्लाइमेट चेंज सब पढ़ रहे हो, उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, भारत क्या कर रहा है, कैसे आप अचीव करोगे इन सब चीजों। ठीक है, ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज क्या होता है, उसका इफेक्ट वगैरह बताइए। तो इस तरह के सारे आपको पूरे मॉडल आंसर्स में दे दूंगा, मतलब अभी इनमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए ग्रीन ग्रेड इनिशिएटिव लॉन्च एट द वर्ल्ड लीडर कॉप 26, तो जो भी कोई नई चीज करंट अफेयर में आती है वो बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ आ सकती है। अंदाजा मिल रहा है, थोड़ा 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 मिल रहा है, थोड़ा मिल रहा है, मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल। अब ये देखिए की फीचर्स ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट। तो वो जो आखिरी का पिलर है, क्योंकि क्या है मैं बता देता हूँ, सीधी सी कहानी है। पहला पिलर तो बेसिक जानकारी, स्पीशीज गिनते रहो। दूसरा जो अपना एनवायरमेंट की थ्योरी हो जाएगी। तीसरा से पॉल्यूशन से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। चौथा क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे ज्यादा पांचवें से मिलेंगे करते क्या हो इन सबको सही करने की। बस 3 4 5 मींस के भी आपको क्लैरिटी समझ आएगी। अच्छा मींस में यहाँ से आ रही है। ठीक है बिल्कुल। अब जैसे एक आध क्वेश्चन और बताता हूँ, ये देखो क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, हाउ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, क्या हिमालय कोस्टल स्टेट विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। चौथा पांचवा को मैं इसकी भी जानकारी चाहिए स्टेप। ठीक है आगे बात नहीं समझ में। तो इस तरह के कुछ मेन से क्वेश्चन है, जहां जरूरत पड़ेगी मैं खुद भी आपको देता रहूंगा। सारा मॉडल आंसर ज्योग्राफी एनवायरमेंट दोनों के लिए, बिल्कुल दोनों के लिए। ज्योग्राफी तो दे ही रहा हूं मैं, चली रही है ज्योग्राफी, आज से एनवायरमेंट अपना शुरू हुआ है, इसमें अपन ये करना है। ठीक है तो आप सिर्फ क्लास में डेली आ जाओ, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। चलो तो अपन थोड़ा सा पिलर 1 पे फोकस करते हैं। पिलर 1 पे फोकस करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि जिस हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो जरा एक दो चीजें मैं पहले एग्जांपल से समझाता हूं, फिर शुरू करें। ठीक है यहाँ तक एक बेसिक आइडिया हो गया सब्जेक्ट अपने को। ठीक है क्या ये सब्जेक्ट, क्या पढ़ना है, बहुत देखो शांति से बैठ के ना दिमाग में आना चाहिए। क्या सर मैं क्लास में आया था, मैंने देख लिया कि एक वाला हिस्सा अपने पर्यावरण में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये जितनी भी स्पीशीज है बायोडायवर्सिटी नेशनल पार्क बैठने वाले। एक थ्योरी वाला पोर्शन है, एनवायरमेंट की सारी थ्योरी पढ़नी पड़ती है अपने को कि अलग-अलग शब्दावली टर्मिनोलॉजी, मतलब सीधी बात सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी। तीसरा पॉल्यूशन वाला चैप्टर आएगा। चौथे में क्लाइमेट चेंज के बारे में आप ज्ञान दोगे। पांचवें में इन सब के लिए मिटिगेशन, इन सबको रोकथाम के लिए करेंगे। छठवें वाले में कुछ संस्थाएं एनजीओ वगैरह जो है या मिसलेनियस एग्रीकल्चर, ये अपने दिमाग में रटा होना चाहिए बिल्कुल एकदम। अब इसमें दो प्रकार के छात्र हैं, एक बैठे चल रहा है ठीक है कर रहे हैं, और एक अभी भी लगा रहा दिमाग नहीं यार ये था इसके बाद ये था इसके बाद। अब आप क्यों है जी। चलो ये होने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आपको कुछ स्पीशीज दिखाता हूँ। क्या है कि वो एलिफेंट टाइगर को पढ़ लिया अपन, जैसे ये भी मैंने आपको बताया था बंगाल फ्लोरिकन। ठीक है फोटो देखो और इसको ऐसा इमेजिन करो कि आप ही को देख रहा है। जी हाँ आपके घर के सामने आ चुका है। करिए करो इमेजिन करो। पर आपका ध्यान अचानक भटक गया, क्यों? क्योंकि अचानक साइड से कश्मीरी स्टैग निकल गया आपके। जी हाँ कश्मीरी स्टैग जिसे हम क्या कहते हैं, हंगुल, हंगुल भी बोलते हैं। अब मैं ये CR लिखा है, आगे क्या होता है मैं सब सिखाऊंगा आपको। इनफैक्ट इसी में ही आगे सिखाऊंगा, इसी टॉपिक में सिखाऊंगा। तो उस चीज का टेंशन मत लेना कि यार CR और EN क्या होता है और ये सब क्या होता है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पहले घबरा लो आप, पहले ये कर लो, पहले हेडिंग क्या बनाना है इस पे फोकस कर लो। नहीं अभी कुछ नहीं करना, सुनना है सिर्फ। ठीक है CR का मतलब है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब अति संकटग्रस्त। नाम से समझ में आती है संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त। लेपर्ड दिख रहा है यहाँ पे, स्नो लेपर्ड, इसमें CR में टिक लगाया गया नहीं सर, BU में लगा है, वल्नरेबल। इधर जितना जाएगा उतना खतरा है, इधर कम खतरा है। तो लेट्स अज्यूम, ये भी मैं इसका मतलब आगे समझाऊंगा, बट ठीक है अभी आप समझ लो कि संकटग्रस्त की तरफ है, अत्यंत नहीं, मतलब संवेदनशील है, खतरे में है लेकिन इतना भी नहीं। हिमालयन मोनल, आता मोनल इज अ बर्ड, हमें लगा फ्रॉग होगी, यू नो। देख लो भाई, अब चेहरा देख लो इसका फिर समझना। हिमालयन मोनल, LC का मतलब होता है लीस्ट कंसर्न, मत करो चिंता भी, लेकिन ध्यान रखने वाली बात। अब मैंने यहाँ लिखा हंगुल। ठीक है सुनना, हंगुल याद आ रहा है किसी को थोड़ा सा? वो कश्मीरी स्टैग, हाँ 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 आना चाहिए यार। एक डियर पढ़ी हमने, हमने बहुत सारी डियर पढ़ी, लेकिन इसको किसने नहीं पढ़ा, पढ़ी मस्क डियर। मस्क डियर में ये EN लिखा हुआ है। EN का मतलब होता है कि ये संकटग्रस्त है, मैंने यहाँ लिख देता हूँ मस्क डियर लिख देता हूँ। मैं जो लिख रहा हूँ उसका चेहरा दिमाग में आना चाहिए। हंगुल का दिमाग में आया क्या, मस्क डियर का आया क्या, लेपर्ड का आया, लेपर्ड लेपर्ड स्नो लेपर्ड। जी हाँ एक मोनल का है, हिमालयन मोनल का आया क्या, बहुत बढ़िया। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, इसमें मैंने वहाँ EN लिखा था, CR लिखा था, इसमें वहाँ EN लिखा होगा और यहाँ पे VU लिखा था और यहाँ पे जो है LC लिखा था। तो इनमें परेशान मत होना, इसको आसानी से समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। पिछले 10 साल में मान लीजिए कि हंगुल की 90% जनसंख्या चली गई, शांत हो गई, विलुप्त सी होने वाली। अब आप सोचो कि 90% चली गई, तो चिंताजनक बात है कि नहीं। और आप चिंता ऐसी बात मत करना, चिंता ये वाली वो चिंता नहीं, ओहो देखो लॉयन ने डियर को खा लिया, नहीं नहीं। डियर के जानने, उसका खाने का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। या डियर की जनसंख्या बढ़ जाती तो क्या होता, उस नजरिए से सबके फंक्शनल रोल से कि आज हंगुल का भी तो कोई रोल रहा होगा, निचले स्तर की स्पीशीज ग्रासेस वगैरह इनको सबको भक्षण इसका हो रहा हो, या हंगुल से कोई इसके ऊपर वाला इसका भक्षण कर रहा हो। यदि यही चला जाएगा तो ऊपर की स्पीशीज खतरे में आ जाएगी। लेट्स अज्यूम कि लेपर्ड हंगुल को खा रहा, लेट्स अज्यूम दोनों के क्षेत्र भी हैं स्नो लेपर्ड। अब कल को ये खतरे में आ गया तो ये भी धीरे धीरे लाइन में आ गया, देखो संवेदनशील किसमें आ गया। इसका मस्क डियर मान लेना 70% चले गए, लेपर्ड का मान लेना 50% चले गए। ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आपके घर के पास एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हंगुल का आवास है, मस्क डियर रहते हैं, लेपर्ड तीनों रहते हैं यहाँ पे। एक घर के सामने एक ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र है, 20-25 किलोमीटर का क्षेत्र है, 30-40-50 किलोमीटर का एरिया है, उसमें ये हंगुल, मस्क डियर और लेपर्ड देखने को मिल रहा है। और एक ऐसा क्षेत्र है जहां मोनल या कोई भी एक दो ऐसे जीव जंतु मिल रहे हैं जो ज्यादा काम के, मतलब काम के नहीं, जो ज्यादा खतरे में नहीं है। लेट्स सी अब आप मुझे बताओ A और B में से इंपॉर्टेंस किसका ज्यादा हो गया, बताइए A और B में से इंपॉर्टेंस किसका ज्यादा हो गया। अरे कैसे सवाल, ए का होगा, ए का कैसे बता दिया आपने, किस चीज को देख के बता दिया ए का? ऑफ कोर्स वहां की स्पीशीज के खतरे को देख के, वहां के रिस्क को देख के, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन को देख के, दर को देख के। अब आप एक तरफ नारा लगा रहे हैं टूरिज्म प्रमोट करो, टूरिज्म करो, टूरिज्म करो। अरे ये टूरिज्म में तो लोग जाके वहां पर जो है उनका घर, उनका आवास है, कुरकुरे लेके चले गए, खाया है, पॉलिथीन वहीं फेंका, लेज में से हवा और पॉलिथीन वहीं छोड़ दी, चिप्स खा के आ गए। तो एक तरफ बात हो रही टूरिज्म प्रमोट करो, पर कभी आप ऐसा टूरिज्म देखोगे क्या कि इनके घर में, इनके हैबिटेट में जाके इतना खतरा पैदा कर दें हम कि हंगुल, मस्क डियर, लेपर्ड और खतरे में आ जाए। तो मतलब लेट्स अज्यूम कि 400-500-600 किलोमीटर के आसपास का एक क्षेत्र है जहां ये मिलते हैं। तो आप खुद बताइए इनके इस एक्सटेंशन को देख के, इनके इस थ्रेट को देख के, क्या मुझे हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं करना चाहिए? प्रोटेक्शन का
रिस्ट्रिक्शन होगा, रिस्ट्रिक्शन हो जाना चाहिए। अरे थोड़ा टूरिज्म करना है तो मैं थोड़ा बहुत आस-पास घुमा दूँगा, या मैं कोई एक दूसरा क्षेत्र ऐसा बनाऊँगा जहाँ पे जाके आप थोड़ा-सा टूरिज्म प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका जीवन यापन उनके पशुपालन से होता है, ग्रेजिंग वगैरह करा लिया आपने। तो मेरे को एक बात बताओ कि मैं इंडिया में मुझे किसी जीव-जंतुओं की रक्षा करनी है, कंजर्वेशन करना है, तो मैं एक नियम बना के पूरे इंडिया में एक ही नियम बना के सब कुछ बना सकता नहीं। अलग-अलग मुझे अलग-अलग स्पेसेस में काम करना पड़ेगा। कैसे? जैसे अभी आपको मैंने बताया कि एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हंगुल है, जहाँ पे अभी जो मैं आपको बता रहा था कि मोनल मोनल दूसरे में रखेंगे अपन, बंगाल फ्लोरिकन ले लो, लेपर्ड है और दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन को क्या करोगे आप? ज़्यादा रखोगे। रिस्ट्रिक्शन को ज़्यादा मतलब कि रोक 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 हमारी एटलीस्ट हमारी जो है कोई भी जाके टूरिज्म वगैरह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा। कोई जाके ग्रेजिंग नहीं कराएगा इसमें, ठीक है? लेकिन इसका अब ये नियम चलाऊँगा तो मैं पे पूरा रोक लगा दूँगा। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे स्पीशीज़ थोड़ी कम भी है और वो खतरे वाली भी नहीं है। तब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन में थोड़ा-सा क्या करूँगा, कम करूँगा कि मतलब वहाँ जाकर ग्रेजिंग भी कर सकते हो आप, ठीक है? उसके बाद में वहाँ जाके वहाँ के जो कम्युनिटी वाले लोग हैं, उनको कुछ चीज़ों का वहाँ की यूज़ करने की परमिशन मिल जाएगी, सारी चीज़ें। मैं और आगे इसके डिफरेंस भी बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आप खुद समझिए कि आपको 2 केस समझ आ गए। एक ऐसा कंजर्वेशन एरिया है, वहाँ की स्पीशीज़ खतरे में होने के कारण बहुत हाइली रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वो। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ कंजर्वेशन तो कर रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़ा-सा जो है रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि मैं एक नियम से पूरे देश में नहीं घूम सकता। तीसरा तीसरा ये सब बातें, इतना नॉलेज बिना शिक्षा के, बिना प्रकृति को बहुत क्लोज़ से समझे हुए हो सकता है क्या? बिना ऑब्जर्वेशन के हो सकता है क्या? मुझे और आगे रिसर्च करनी है, मुझे और आगे शिक्षा को और बेहतर करना है और एनवायरनमेंट को समझना है। तो मतलब मुझे एक ऐसा भी रीजन होना चाहिए जहाँ कंजर्वेशन तो हो, जहाँ नेचर तो हो, जहाँ वाइल्ड लाइफ तो हो, पर साथ में ह्यूमन्स का भी थोड़ा-सा इन्वॉल्वमेंट हो। एक ह्यूमन, एक एज़ अ मैन ह्यूमन का और नेचर का एक कोरिलेशन स्थापित हो। एक अवेयरनेस बढ़े, वहाँ की शिक्षा मतलब उस चीज़ को हम रिसर्च कर पाएँ। तो एक नया कॉन्सेप्ट फिर बनाएँ। देखो मैंने क्या बोला, फिर से समझते हैं। पहला पहला हाइली रिस्ट्रिक्टेड एरिया, दूसरा थोड़ा लेस रिस्ट्रिक्शन पे आ गए, तीसरे पे मैं आपसे कहूँगा ऐसी कंडीशन जहाँ पे नेचर और मैन ह्यूमन जो है, या कहते हो नेचर और ह्यूमन के बीच का एक बेहतर इंटरेक्शन की तरफ आप कह सकते हैं। एक साथ-साथ कि भाई आपने इतना रिसर्च आप तभी कर पाएँगे जब उन जीव-जंतुओं को आपस में से देख पाएँगे, उनको ऑब्जर्व कर पाएँगे। नहीं तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में तो कभी रिसर्च और ये सारी चीज़ें सब रुक जाएँगी। हमें आगे भी तो चीज़ों को कंज़र्व करना है। आज हम कंज़र्व ये सब चीज़ इसलिए कर पाए क्योंकि हमने फूड चेन, फूड वेब, ये इन सब का नॉलेज लिया, पढ़ा, पता किया, बिल्कुल सही बात है। तो उस चीज़ के को मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी बायोडायवर्सिटी है, उसको कंज़र्व करने के लिए ह्यूमन का जब एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो जब रोल आ जाता है, तो फिर हमें एक अलग ऐसे कंज़र्वेशन नेटवर्क्स बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल। एक एग्जांपल और देता हूँ, एक क्वेश्चन आया भी था, उससे आपको समझ आ जाएगा। 1 मिनट में ज़रा सर्च कर लूँ यार वो क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिए। देखिए, द मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रैटेजी, एक ऐसी तकनीक फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता को संरक्षण करने के लिए, टुगेदर एक साथ विद ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ, नेचर और ह्यूमन लाइफ दोनों के आपस में, तो इसमें आप फिर कुछ नहीं कर सकते। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बॉटनिकल गार्डन है, बस फिर। तो मैं इतनी देर से जो बात कर रहा था ना कि हाइली रिस्ट्रिक्टेड नेशनल पार्क होते हैं, लेस रिस्ट्रिक्शन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ह्यूमन और नेचर का जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो बायोस्फीयर रिजर्व में होता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वन्य जीव अभयारण्य। तो ये इनको डिटेल में पढ़ेंगे, उस चीज़ से आप बेफिक्र रहिएगा। इनका डिफरेंस बताऊँ, सब बताऊँ। बट मैं पहला थॉट लेके आने वाला हूँ आपके लिए। पहला थॉट ये कि मुझे कंजर्वेशन करना है, हाँ करना है। तो क्या एक चीज़ से हो जाएगा? नहीं होगा सर। ये रिस्ट्रिक्शन, हाई रिस्ट्रिक्शन मैं सब जगह लगा दूँगा तो काम बनेगा क्या? नहीं सर। तो कहीं जहाँ ज़रूरत है, स्पीशीज़ के आधार पे मैंने हाई रिस्ट्रिक्शन रखा, कहीं पर कम रखा, कहीं पर ह्यूमन नेचर का एक तरह से इंटरेक्शन भी ज़रूरी है। उनको समझ कैसे पाएँगे? तो उस चीज़ के लिए हमने एक नई व्यवस्था निकाली। फिर ये कौन करेगा? तो बोले सर सरकार कर लेगी, सब कुछ कर लेगा। तो सरकार कहती है कि अच्छी बात है आप तो कर लोगे, लेकिन क्या हमारे समुदाय, हमारी कम्युनिटी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है क्या? कम्युनिटी की तो हमारी भी तो ज़िम्मेदारी है। तो कभी-कभी आपने अपने गाँव में, स्पेशली शहरों में तो ठीक है, गाँव में देखा होगा कोई बड़ा एक पवित्र स्थान होता है, सुनना, पूजन पाठ हो रही होती है कुछ भी, और उसके आस-पास ना वन लगा, घना वन लगा रहता है, उपवन लगे होते हैं। और आप बचपन से देखते आ रहे हो, सब जगह के पेड़ वगैरह सब कट जाएँगे, लेकिन वो उसके आस-पास के पेड़-पौधे कोई नहीं काटता। और ये बताया नहीं जाता किसी को कि ये काटना नहीं है। ये ऑटोमेटिकली वहाँ लोग, पवित्र जगह जो होती है वहाँ, तो वो क्या सरकार संरक्षण करने आ रही है उसका हर दिन? वहाँ किसी ने सिक्योरिटी गार्ड लगा के रखा? नहीं, वो कम्युनिटी को ज़िम्मेदारी पता है। तो एक प्रावधान हो रहा है सर, कम्युनिटी रिज़र्व। देखो ना, मैं पिछले अभी 10 मिनट से जो बातें कर रहा हूँ, हम कंज़र्वेशन करने के लिए कितने तरीके अपना रहे हैं, इस थॉट पे आइए पहले आप। फिर तो इनके डिफरेंस को पढ़ेंगे अपन, कि सर रिस्ट्रिक्शन बढ़ाओ, कम रिस्ट्रिक्शन में भी चीज़ें हम कर रहे हैं, हम कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी कर रहे हैं, हम ह्यूमन और नेचर का कनेक्शन भी बनाना चाह रहे हैं। पिक्चर समझ आ रही है मेरी? मतलब क्या हुआ, जैसे एक बड़ा-सा क्षेत्र है, ठीक है? अब होगा क्या कि उदाहरण के तौर पे ये वाला एक क्षेत्र पहला, ये दूसरा, ठीक है? ये तीसरा, उसके बाद में जो है ये चौथा, इधर ये पाँचवाँ बना दिया मैंने, ये एक सिक्स्थ बना दिया। तो लेट्स अज़्यूम यहाँ रिस्ट्रिक्शन बहुत हाई है, ये हाई है, ये रिस्ट्रिक्शन हाई है। जी हाँ, और इसमें रिस्ट्रिक्शन लो है, रिस्ट्रिक्शन थोड़ा-सा कम है, रिस्ट्रिक्शन कम है। तो ये ऑटोमेटिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में चले जाएँगे और ये जो है हमारे नेशनल पार्क्स की तरफ चले जाएँगे। ठीक है, समझ आ रही बात अभी? एकदम बेसिक बात कर रहा हूँ। हाँ, ध्यान से सुनना। कभी-कभी हो सकता है कि किसी नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, पर ध्यान रखना वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन उसी स्तर का होगा, यदि उसी का पार्ट आ गया तो। क्योंकि आफ्टर ऑल मेन नेशनल पार्क। मतलब क्या कि किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मैं नेशनल पार्क बना सकता हूँ। और वो क्यों बनाना पड़ रहा है मुझे? हो सकता है कि मुझे कंजर्वेशन की अब ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन आप नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकते, क्योंकि आप डाउनग्रेड कर रहे हो फिर तो। स्पीशीज़ उल्टी हो जाएगी सर। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कई बार सिंगल स्पीशीज़ के लिए बनाई जाती हैं। जैसे केन घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य, फ़ील इट, फ़ील करो, केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब क्या? केन नदी में जो घड़ियाल है, उस पर मुझे ध्यान देना है। सोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सोन चिड़िया जो है, बर्ड जो है, उसको थोड़ा-सा ध्यान देना, स्पेसिफिक। पिक्चर समझ आई? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिंगल, लेकिन जब लगा कि ये तो थ्रेट है, बहुत खतरे में जा रहा है इसमें और हाई कंजर्वेशन की ज़रूरत है और भी जीव-जंतु, उसको मैं यदि नेशनल पार्क की तरफ ले जा रहा हूँ, घोषित कर रहा हूँ। हम कल भी पढ़ेंगे कि कौन घोषणा करता है, कौन किसका रोल है, कौन रखवाली कर रहा है, सब वो हम देखेंगे आगे। बट आपको ये समझना है कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क का हिस्सा बन सकता है। बट वो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बना सकता, मतलब उल्टा नहीं कर सकता, नीचे नहीं कर सकता, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन कम हो जाएगा।
अब रिस्ट्रिक्शन ज्यादा करना ये किस बात पे निर्भर करता है कि वहां पर स्पीशीज कौन सी रह रही है, कितने खतरे में, वहां पर लोगों का इंटरफेरेंस कितना है, ठीक है। दूसरी बात, अब यही लोग रह रहे हैं यहाँ पे, अब लोग रह रहे हैं और यहाँ पे कोई पवित्र उपवन वगैरह लगा तो ये कम्युनिटी रिजर्व भी हो सकता है, कम्युनिटी रिजर्व, सामुदायिक जो संरक्षण क्षेत्र है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि मुझे यहाँ पे थोड़ा रिसर्च भी करना है, एजुकेशन वाली चीजों को प्रमोट करना, ह्यूमन काइंड वो भी चाहिए, तो हो सकता है कि कोई नेशनल पार्क वाला जो क्षेत्र है उसको बायोस्फीयर रिजर्व भी बना सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, उसका जो नेशनल पार्क वाला एरिया है वहाँ रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, वो कोर जोन रहेगा उसका, वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन उसके आसपास जो क्षेत्र है या कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं जा सकता विदाउट एनी परमिशन, रिसर्च वगैरह थोड़ी बहुत अलाउ हो जाएगी। तो कोई बायोस्फीयर रिजर्व में जा रहा हूँ मतलब इनडायरेक्टली मैं थोड़ा सा ह्यूमन स्पेशली फॉर द एजुकेशन पर्पस उसको इन्वॉल्वमेंट करूँ, अलग अलग मैं आगे सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। बट मैं अभी बस ये बताना चाहता हूँ कि एक नेटवर्क नहीं बना सकते, किसी एक सिंगल लॉजिक से पूरा कंजर्वेशन नहीं कर सकते। अच्छा ये तो हो गया। अब एलिफेंट है, लेट्स अज्यूम, सुनना है आखिरी बस एग्जांपल, एलिफेंट रह रहे हैं यहाँ पे। एलिफेंट की खास बात होती है एक जगह नहीं बैठता भाई साहब, वो जाएगा घूमेगा, अब घूमेगा एक परिवार उसका यहाँ रह रहा है, तो यहाँ से चल के आएगा वो, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि इसका भी कंजर्वेशन हो, बफर एरिया का, बफर वाला क्षेत्र। ये तो दो नेशनल पार्क हो गए एक नेशनल पार्क मान लीजिए जैसे एमपी की बात करें, लेट्स अज्यूम यहाँ सतपुड़ा हो गया, ऊपर जो है थोड़ा सा आगे कान्हा इधर आ गया, तो ये बीच के क्षेत्र का कंजर्वेशन नहीं होगा, इनके बीच का कंजर्वेशन करना पड़ेगा, आफ्टर वहीं से जा रही है, वहीं से उनका रोज का रास्ता है, सारी चीजें। तो फिर से हमें जो है एक नॉर्मली कम्युनिटी तो कर ही रही थी जो है, लेकिन ओवरऑल सरकार इस तरह की कंडीशन को बोलती है कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व का मतलब है या संरक्षण रिजर्व जिसको कहा जाता है, स्पेशली कोई भी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बीच का जो बफर एरिया होता है उस क्षेत्र के कंजर्वेशन के लिए भी बोला जाता है। ये कैट 426 क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। अभी बस मैं आपको नाम थोड़े से बताना चाह रहा हूं, तो हमने कितने नाम सीखे जरा एक बार कोशिश करना। नेशनल पार्क, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ज्यादा रखते हैं हम लोग इसमें, पहला स्टेप है पढ़ने का ये, ठीक है, ये इनमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नेशनल पार्क के बाद मैंने क्या बताया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हम कम रख रहे हैं, स्पीशीज सेंट्रिक रखते हैं इसको हम लोग, स्पीशीज मतलब प्रजाति, कोई भी सिंगल प्रजाति के लिए बना सकते हैं हम लोग, जैसे केन घड़ियाल वगैरह जो मैं बता रहा था, इसको हम कहते हैं भैया राष्ट्रीय उद्यान, ये होता है वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। तीसरा मैंने अभी बोला आपको बायोस्फीयर रिजर्व, ये इनको एक एक से करके पढ़ेंगे हम लोग ना, डोंट वरी। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसमें याद रखना ह्यूमन और नेचर का इंटरेक्शन होता है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना। चौथा हम लोग इसमें कम्युनिटी का भी कुछ रोल है भाई, ऐसे थोड़ी होगा, कम्युनिटी रिजर्व मतलब समुदाय का। फिर जो बफर का रहेगा, बफर के लिए हमने रखा कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व मतलब जो बफर एरिया है, बफर एरिया, इनको एक एक से पढ़ेंगे हम, ओके। बट अब आपको समझ में आ गया कि मेरे को भारत में ये स्पीशीज का ध्यान यदि रखना है तो कितने तरीकों से मैं रख सकता हूँ, अलग अलग कंडीशंस पे रख सकता हूँ। मुझे शिक्षा के साथ ह्यूमन का एक नेचर, ह्यूमन और नेचर का एक रिलेशन स्थापित करने के साथ कराना है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा, बायोस्फीयर रिजर्व में जाना। मुझे हाईली रिस्ट्रिक्टेड रीजन चाहिए, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन भयंकर, कोई नहीं जा सकता, नेशनल स्पीशीज के हिसाब से जाना, बस एक एक स्पीशीज पे यदि कोई क्षेत्र में बाकी कुछ नहीं मिलता, एक ही चीज मिल रही है, उस पे ध्यान रखना, नॉर्मल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी, हम लोग का समुदाय का भी कंजर्वेशन रिजर्व। पिक्चर समझ आ रही है? बफर जोन का मतलब बिटवीन नेशनल पार्क और इनके बारे में बात करूं, जैसे नेशनल पार्क के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको हम लोग कहते हैं कनेक्टर्स जो होते हैं, ठीक है, कनेक्टर्स जो माइग्रेटिंग रीजन है, वो कि यहाँ से यहाँ किसी को जाना है, ठीक है। ग्रेजिंग मतलब घास वगैरह, जैसे जीव जंतु पशुपालन में लोग नहीं कैटल को ग्रेजिंग कराने ले जाते हैं, चरवाहे जो होते हैं, ठीक है। कम्युनिटी से घबरा गए क्योंकि जब आप पढ़ाते हो तो मेरा ध्यान जो है थोड़ा पीछे चला जाता है। अरे कम्युनिटी मतलब समुदाय, अभी मैंने एग्जांपल दिया था गांव में क्षेत्र होते हैं, अब आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, घबरा गए, बाहर आ गए, कमेंट से गिर पड़े, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ, गुड कनेक्टिविटी इशू है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया किस तरह से कहते हैं, अब एक एक से हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन एक बात मुझे बताओ, समझो, अब लॉजिकली समझो, ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, ये जो हमने इतनी सारी कहानी बनाई, सिर्फ इंडिया करे और बाकी देश कोई नहीं करे तो काम बनेगा? सोचो आराम से, लॉजिकली सोचो, इसे भारत करोड़ मेहनत तो भाई। अरे भाई आप समझिए कि आप भले पॉलिटिकली डिवाइड हो गए, संविधान एक बढ़िया सब कुछ बना के पॉलिटिकल बाउंड्रीज बना ली, लेकिन पृथ्वी तो प्राकृतिक रूप से एक है ना सर, सबको लाना पड़ेगा, सबके एक कलेक्टिव एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तो फिर सबको एक संस्था लगेगी सर, एक ऐसी संस्था लगेगी, भाई कलेक्टिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे, कलेक्टिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना, सब लोग ऐसे एक के काम से तो नहीं बनेगा कि मैं टाइगर यहाँ कंजर्व कर रहा हूँ लेकिन टाइगर उधर जैसे बांग्लादेश में गया जूट के खेतों में छुप गया, गड़बड़ हो गया। तो प्राकृतिक रूप से तो आप एक हो ना, ग्लोबल एफर्ट चाहिए, तो मतलब फिर मुझे कोई ऐसी संस्था, एक ऐसा यूनियन तो लगेगा ना, यूनियन तो चाहिए ना सर, जो इन थॉट को पूरे वर्ल्ड पे पहुंचाए, या एक उसके थॉट को सब लोग अपना पाए। तो इस यूनियन के लिए प्रेजेंटिंग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, इसका कंजर्वेशन कर रहे थे हम नेचर का एंड नेचुरल रिसोर्सेज का, इसीलिए निकल के आया IUCN। यहां से पिक्चर जो है सर शुरू होती है, यही है मेन, आओ मिल जाओ, करते हैं हम लोग प्रकृति का संरक्षण। जी हाँ, IUCN IUCN करता हूं, IUCN क्या है, यहां से आए, थॉट समझ आ रहा है थोड़ा सा? तो देवियों सज्जनों, आपको कल से यहाँ से शुरू कराया जाएगा, इसके बारे में सारी चीजें अपन करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। हाँ मुझे मालूम है आज थोड़ा सा समय बेसिक कहानी में चला गया, लेकिन अभी नहीं तो 1-2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद ये बात रियलाइज होगी कि आज की क्लास बहुत जरूरी थी, ठीक है। तो होप कि मेरी बात आपको सबको समझ आ गई होगी। कल मिलते हैं हम लोग बढ़िया से, दिन में जो इंडियन ज्योग्राफी क्लास चल रही थी वो मिलेगी 3 बजे। थैंक यू सो मच, मुक्त हो जाओ, कल आराम से आओ, शांति से पढ़ेंगे अपने, 1-2 दिन में धीरे धीरे सब कुछ बिल्कुल जीरो से भी होंगे तो रॉकेट बनाने का प्रयास मेरा है, ठीक है जी हाँ। चलिए, और बाकी टीचर्स डे पे आपने काफी लोगों ने जो है विश किया, धन्यवाद बहुत बहुत। कल भी मैं तो यही कह रहा था कि ना, मतलब मैं ऐसे हॉस्पिटल में बैठा तो मैंने एक मैसेज मैंने कहा क्या लिखूं सबको, तो वही लिखा कि मुझे ऐसा लगता है ना कि शिक्षक तो तभी कहलाओगे ना जब शिष्य शिक्षा होंगी, सीधी बात है, बिना उसका कैसे काम होगा। तो आप लोग हो तो मैं हूँ, ऐसा ठीक है, तो आपसे हम तो खैर थैंक यू सो मच, होप कि स्पेशली न्यू लर्नर्स थोड़ा सा कनेक्टिविटी समझ आ रही होगी इन्वायरमेंट की, पुराने छात्रों में थोड़ी ऊर्जा आई होगी, यही तो मेरा काम होता है कि बस थोड़ी एनर्जी देना है, बाकी तो आप पहुंच ही जाओगे कहीं ना कहीं बेहतर जगह, ठीक है।
हाँ, बिल्कुल। चलो, थैंक यू सो मच।